बाकी की बची हुई थ्योरी। ओएसआई मॉडल्स, ठीक है, ओएसआई मॉडल को पढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ओएसआई आने से पहले अगर देखा जाए तो सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्शन कैसे करते थे, ठीक है। जैसे कि अगर पहले के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे आईबीएम हो गया, ठीक है, या एप्पल हो गया, या फिर कोई अदर कंपनीज हैं, ठीक है, ये सभी के सभी अपने सिस्टम जब बनाती थी तो उनके पास खुद के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स डिजाइन होते थे, है ना। जैसे कि आईबीएम के सिस्टम जो है वो सिर्फ आईबीएम के सिस्टम के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं या डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। ऐसी सिमिलर कंडीशन एप्पल के साथ में भी थी, एप्पल के सिस्टम्स भी एप्पल के साथ में ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। ये ओल्ड जमाने में होता था, बट उसके बाद क्या हुआ, एक आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन आई, ठीक है। आईएसओ, आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसने क्या किया, इसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जैसे एक अगर कोई कंपनी है वो मल्टीपल वेंडर्स के अगर सिस्टम्स को खरीद लेती है बाई चांस, तो उस कंडीशन में उसे कम्युनिकेशन करने में बहुत बड़ा इशू बढ़ता है, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के बेस पे उसने एक कम्युनिटी बनाई जिसका मेन पर्पज था इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व हुआ लाइक 1980s के अराउंड में, उस चीज़ का सोल्यूशन आया ओएसआई मॉडल के ऊपर। ओएसआई मॉडल, अब ओएसआई की फुल फॉर्म जो होती है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इन सब चीज़ों में हम लोग ज़्यादा जो डिटेल्स में कि ये कब स्टैब्लिश हुई थी कम्युनिटी 1977, ये सब चीज़ों में इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी में इसकी नीड नहीं होती है। कभी भी आपसे इसके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। जब आप सीसीएन वगैरह एग्जाम देते हो तब पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग बेसिक जो बोलते हैं स्ट्रक्चर जो होता है ना उस कंडीशन का, वो समझने की कोशिश पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ओएसआई के अंदर क्या है कि आपका एक इस तरीके का मॉडल डिजाइन किया गया कि जिससे कि एक सिस्टम एक दूसरे सिस्टम को डेटा जो ट्रांसमिट कर रहा है वो कौन कौन सी लेयर से होते हुए जाएगा, ठीक है, किस किस तरीके से कम्युनिकेशन करेगा, वो सब चीज़ों के ऊपर डिजाइन किया गया। अब यहाँ पे टोटल 7 लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल, जिसके अंदर सबसे पहली बात है कि ये जो लेयर्स हैं वो बॉटम टू टॉप की तरफ गिनी जाती हैं, नीचे से स्टार्ट होती हैं और ऊपर की तरफ चलती हैं, ठीक है, बॉटम से। तो बॉटम की सबसे पहली जो लेयर होती है वो है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर का पर्पस होता है कि जो आप जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग आपका इधर एडेप्टर को छू सकते हैं, केबल छू सकते हैं, है ना, कम्युनिकेशन पाथ छू सकते हैं। ऑब्वियसली बात है जिस चीज़ में डिवाइसेस वगैरह, ये सभी चीज़ें जो है वो फिजिकल डिवाइस फिजिकल लेयर के ऊपर काम करती हैं। जैसे हब हो गया आपका, हब भी जो है वो फिजिकल लेयर पे ही काम करता है बिकॉज ऑफ उसके अंदर कल रिंग टोपोलॉजी मैंने बताई थी आपको, वो उसके अंदर स्टैब्लिश कर दी, वो तार ही तो है और क्या है, ठीक है। वो सब चीज़ें फिजिकल लेयर के ऊपर काम करती हैं जिनको हम छू सकते हैं। सेकंड नंबर पर अगर बात करें तो आता है आपका डेटा लिंक लेयर, ठीक है। आपने सबसे पहले एक डेटा चूज किया, ठीक है, फिजिकल लेयर से वो डेटा निकला। उस टाइम पर डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी, इसके अंदर दो सब लेयर्स होती हैं। डेटा लिंक लेयर के अंदर एक होता है एलएलसी, तो इसके अंदर एक लेयर काम करती है एलएलसी। एलएलसी का मतलब होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो आप कोई 1 GB का पैकेट सेंड कर रहे हो किसी को, अगर 1 GB का पैकेट सेंड कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है वो 1 GB का पैकेट एक बार में सेंड नहीं होता है, ठीक है। उसके 32 बिट के कुछ चंक्स पैकेट डिवाइड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में उसको डिवाइड किया जाता है बिट पैकेट में, और उसके बाद उसको सेंड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी आईडीएम वगैरह यूज़ किया हुआ, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर वगैरह जो टूल्स आते हैं, और तुम देखोगे वो 8 लिंक्स को स्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद बहुत तेज़ी से डेटा को डाउनलोड करते हैं, देन उसको असेंबल करते हैं। बेसिकली वो करते कुछ नहीं है, बस उन पैकेट्स को जल्दी फोर्सफुली, एक फोर्स पैकेट आता है, सॉरी पुश पैकेट आता है, उसके बेसिस पे उसको डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। उसके बाद उसे असेंबल करके आपको 1 GB की फाइल प्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलर कंडीशन वो एलएलसी की भी यही होती है, ठीक है। वो 1 GB के पैकेट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेगा और हर एक पैकेट के ऊपर लेबल लगाना, दैट्स को लॉजिकल लिंक बिल्डअप करना, ठीक है, कि ये पैकेट नंबर 1 है, ये पैकेट नंबर 2 है, उसके बाद लॉजिकल लिंक बिल्डअप करना, ये काम होता है एलएलसी का। देन इसके बाद आता है आपका मैक, इसी के अंदर एड्रेस लेयर आती है मैक लेयर। इसका आपको बताइए मैक लेयर का मतलब क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। यहीं पे आपके जो मैक एड्रेसेस हैं वो कंट्रोल होते हैं। जैसे कि सिस्टम के ऊपर अगर मैंने किसी को फाइल भेजी है, ठीक है, उसका फिजिकल एड्रेस क्या है वो डिसाइड करने का काम होता है मैक का। यानी कि ये लेबलिंग करती है कि पैकेट कहाँ सोर्स से निकलेगा और किस डेस्टिनेशन तक जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर एक और पैकेट होता है मैक के अंदर, एक प्रोटोकॉल काम करता है एआरपी प्रोटोकॉल। एआरपी की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस
रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। दैट मीन्स कि इसका काम मेन पर्पस क्या होता है, एड्रेस को रिजोल्व करना। ठीक है, एक सोर्स को और डेस्टिनेशन को बाइंड करके एड्रेस रिजोल्व करना। तो ये तीन चीजें इसके अंदर मेन फंक्शन परफॉर्म करती हैं डेटा लिंक लेयर के ऊपर। और अगर आपसे कोई भी पूछे कि डेटा लेयर 2 डिवाइस कौन सा है, तो आप बोल सकते हो स्विच इज अ लेयर 2 डिवाइस, लेयर 2 डिवाइस। ठीक है, लेयर 2 भी स्विच काम करता है। तो स्विच का ही मेन फंक्शन है एलएलसी परफॉर्म करना, मैक परफॉर्म करना, एआरपी प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करना, ये सब चीजें स्विच का ही काम होता है। थर्ड नंबर पे अगर आते हैं तो थर्ड लेयर हमारी है नेटवर्क लेयर। अब यहीं से आपका पैकेट जो है वो इंटरनेट के अंदर मूव करता है। नेटवर्क लेयर ऑल्सो नोन एज इंटरनेट कह सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर निकलने के बाद जैसे ही आपका पैकेट नेटवर्क में एंट्री करता है तो आपके पास आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब आपको पैकेट भेजना कैसे है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, एक है टीसीपी और दूसरा होता है यूडीपी। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी होता है यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंदर टीसीपी या यूडीपी के ऊपर ही काम कर रही होती हैं। चाहे कोई भी नेटवर्क हो, हर एक लाइक सर्विस चलना, ठीक है, सर्विस के ऊपर काम करना या फिर प्रोटोकॉल को इनेबल करना, ये सब चीज़ें आपकी टीसीपी और यूडीपी के ऊपर ही काम करती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहाँ पे आपकी ये चीज़ डिफाइन होती है कि भाई जो आपका पैकेट जाएगा वो टीसीपी से होते हुए जाएगा या यूडीपी से होते हुए जाएगा, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं सेशन लेयर, पीडीएनटीएस है ना, सेशन लेयर। सेशन लेयर का मेन पर्पस होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में एक लिंक बिल्डअप करना, एक सिक्योर लिंक बिल्डअप करना, एक सेशन क्रिएट करके स्टैब्लिश करना। ठीक है, ताकि पैकेट जो है वो पहुंच जाए सिस्टम तक। तो 6 नंबर पे लेयर आएगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है वो पैकेट जो आपने भेजा है वहां पे उसे दिखाना या असेंबल करना। ठीक है, असेंबल करके कि पैकेट किसका है या फिर किस चीज़ से बना हुआ है, .mp4 है या ये सब चीज़ें प्रिवेट। लाइक आप अगर कोई मूवी भेज रहे हो या फिर सॉन्ग भेज रहे हो, उसको रिप्रेजेंट करने का काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। देन उसको ओपन करना कि वो कौन सी सॉफ्टवेयर में खुलेगा, ये काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। इसको लास्ट वन एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये टोटल 7 लेयर्स बन करके आपके एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करती है। देन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि अभी मैंने आपको बताया था टीसीपी और यूडीपी की बात कर रहे थे हम लोग। टीसीपी वर्सेस यूडीपी की अगर बात करें तो ये दो प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें काम करने के लिए, है ना। टीसीपी क्या है आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजीपी यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। बट दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। टीसीपी बेसिकली डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए 3 वे हैंडशेक को फॉलो करता है। 3 वे हैंडशेक। टीसीपी यूज, एक सेकंड थोड़ा सा और चीज़ आपको बताऊँ। टीसीपी और यूडीपी, बेसिकली टीसीपी जो है वो एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। सो यहाँ लिख देते हैं इट्स अ रिलायबल प्रोटोकॉल, और आपको गारंटी देता है 100% डेटा ट्रांसमिट की। ठीक है, होते हैं बीजीपी प्रोटोकॉल्स हैं, काम करते हैं। हाँ, मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही दो टूल्स यूज होते हैं, दो ही यही यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद तो सर्विसेज आ जाती हैं। लाइक अगर आप एचटीटीपी सर्विस यूज कर रहे हो वो टीसीपी पे काम करती है। ठीक है, अगर आप डीएनएस सर्विस यूज कर रहे हो वो यूडीपी पे काम करती है। वो सभी सभी सर्विस के अंदर काउंट होती है। बोलते उन्हें भी प्रोटोकॉल्स ही हैं, लेकिन वो सर्विस की तरह एज अ सर्विस यूज की जाती है। नेक्स्ट, यूडीपी की अगर बात करें तो ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। और आपको 50% तक गारंटी मिल जाती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। बट यहाँ पर अगर बात करें टीसीपी की, तो टीसीपी स्लो प्रोटोकॉल है, स्लो प्रोटोकॉल एज कंपेयर टू यूडीपी। देन अगर यहाँ पे बात करें तो ये फास्ट प्रोटोकॉल है एज कंपेयर टू टीसीपी, उससे ज़्यादा फास्ट है ये। बट यहाँ पर एक और चीज़ आती है जो कि इसको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो है 3 वे हैंडशेक। टीसीपी फॉलो 3 वे हैंडशेक टू ट्रांसमिट
डेटा। अब थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, जैसे कि जब आपका पैकेट जाता है, इसे हेलो पैकेट्स के बाद में कम्युनिकेशन पैकेट भी बोला जाता है बहुत बार। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, क्लाइंट सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन पैकेट एक सेंड करेगा सर्वर की तरफ, सिंक पैकेट सर्वर के लिए, और सर्वर उसका रिप्लाई देगा आपको सिम प्लस एक् के अंदर, सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट एसी के। ठीक है, देन उसके बाद आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो इसको आप एज इट इज समझ लेना, ये एक हेलो पैकेट होता है। ठीक है, जो सर्वर की तरफ भेजा जाता है। ऐसे ही उस तरफ से आता है आपके पास हाई पैकेट, जो सर्वर से मिलेगा आपको, हाई हेलो पैकेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए जो आपका क्लाइंट है वो सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट पैकेट एसी के टू सर्वर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, तब ये डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये होता है आपका थ्री वे हैंडशेक। इसी वजह से अगर बाई चांस वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है सर्वर की तरफ से, तो डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा टीसीपी के अंडर में। बट यूडीपी ये चीज़ को फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ठीक है, टीसी यूडीपी सिर्फ टू वे हैंडशेक फॉलो करता है, और उसे हैंडशेक भी नहीं बोलेंगे, सिंपल होता है इसका काम कि क्लाइंट से डेटा को सेंड कर देगा, सर्वर की तरफ डायरेक्टली भेज देगा, और डेटा रिसीव करेगा सर्वर से रिसीव्ड। ठीक है, बस सिर्फ सेंड करेगा, भेजेगा और रिसीव कर लेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चाहे वहाँ पहुँचे ना पहुँचे बीच में, चाहे वो डिस्कनेक्शन हो। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूडीपी की, तो अभी मैं आपसे जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, लाइक स्काइप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्काइप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, कुछ अंदाजे से बात करते हैं, वाई? हाँ ऑब्वियसली बात है, इंटरनेट आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, आईपी एड्रेस पे भी ये सभी प्रोटोकॉल्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ बताइए। यूडीपी करेगा या फिर मिक्स करेगा थोड़ा। जो स्काइप है ना, बेसिकली वो कॉल के लिए सिर्फ यूडीपी यूज़ करता है। ठीक है, कि वो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, आज के टाइम का स्काइप नहीं। आज के टाइम तो गूगल मीट, जूम वगैरह, ये अब के टाइम के प्रोटोकॉल्स, ये अब के टाइम के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, पुराने टाइम से चला आ रहा है हमारा स्काइप हमेशा से कॉलिंग के लिए। बट पहले के टाइम पे क्या था, इंटरनेट बहुत स्लो होता था, लाइक 2G होता था, 3G होता था हमारे पास। उस टाइम पर अगर देखा जाए, अगर हम टीसीपी यूज़ करते, है ना, उस टाइम पे टीसीपी अगर यूज़ करते, तो आपको कॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत डिले डिले पहुंच रही है चीज़ें आपके पास, क्योंकि स्लो प्रोटोकॉल है। पहले ऑथेंटिकेशन करेगा, पैकेट पहुंचा है नहीं पहुंचा है, इसी से पता करेगा, ये चीज़ें इशू हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास अगर आपका इंटरनेट स्लो भी है, तब भी वो पैकेट भेज देगा, आपको अटक अटक के दिखेगी ये बात पर। जैसे कि मान लो कि मेरी अगर इंटरनेट एकदम से स्लो हो जाता है, तो मेरी वॉइस जो है ब्रेक होना शुरू हो जाएगी स्काइप के ऊपर। ठीक है, बट ये चीज़ें जूम और गूगल मीट के अंदर नहीं होती हैं। जूम और गूगल मीट जो है वो आज के टाइम पे टीसीपी यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटरनेट फास्ट हो चुका है ना, वहाँ पे रिलायबिलिटी ज़्यादा पॉसिबल है। कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो आवाज़ कटने की बजाय क्या होगा, थोड़ी देर बाद डिले हो जाएगी, लेकिन पहुंच जाएगी, थोड़ा डिले पहुंचेगी लेकिन पहुंच जाती है आवाज़ उसके अंदर। ठीक है, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वहाँ पे ड्रॉप होते हैं पैकेट, बहुत कम केसेस, बहुत कम होते हैं। जूम वैसे टीसीपी यूज करता है। सिर्फ जो डेवलपर्स बनाते हैं स्काइप को, वैसे तो जूम जो है ना, जूम आपके दोनों यूज करता है, टीसीपी यूज करता है, यूडीपी भी यूज करता है। अगर आप एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करते हो, तो वो एज अ यूडीपी यूज करता है। इफ अगर आप उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरह यूज कर रहे हो, तो वो टीसीपी यूज करता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल से मिक्स करके, इसीलिए। जो बनाते हैं स्काइप को, तो कैसे कोड करते हैं कि यूडीपी यूज करेगा, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आप अगर पाइथन में इसका कोड लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे प्रोटोकॉल को डिफाइन करोगे, इफ आईपी प्रोटोकॉल इज इक्वल टीसीपी स्ट्रीम इज इक्वल टू करके लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, टीसीपी स्ट्रीम आपको प्रोटोकॉल देना पड़ता है वहाँ पे, कि आप यूडीपी स्ट्रीमिंग करवाना चाहते हैं, टीसीपी स्ट्रीमिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ओएस मॉडल जो होते हैं ना, उनके अंदर सब चीज़ आ जाती है ये। क्लियर यहाँ पे ये चीज़ है, टीसीपी वर्सेस यूडीपी। बट आज के टाइम की अगर बात करें, तो कुछ चीज़ें एनहांस हो रही हैं, जैसे कि ओएसआई मॉडल को कन्वर्ट करके ये लोग टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओएसआई अगर वर्सेस टीसीपी आईपी की बात करें, तो ओएसआई की 7 जो लेयर्स हैं हमारे पास टोटल, उनको उठा करके टीसीपी के अंदर 4 लेयर्स में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, बट अभी भी, अभी के टाइम पर भी आपके जितने भी डिवाइसेज हैं, वो सभी के सभी ओएसआई मॉडल को ही सपोर्ट करते हैं, टीसीपी को सपोर्ट नहीं करते हैं अभी भी। मॉडल की बात कर रहा हूँ, टीसीपी सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मॉडल। तो आप यहाँ पे लिखोगे अगर ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी, देखना कुछ नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था अपना।
जितना ज़्यादा हो सकता है बस, कुछ नहीं। ठीक है, शुरुआत के जो नीचे की 2 लेयर्स थी, बॉटम लेयर्स, ठीक है, फिजिकल और डेटा लिंक, इसको मर्जअप करके नेटवर्क इंटरफेस लेयर का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क को एज इट इज छोड़ दिया, ट्रांसपोर्ट को एज इट इज छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ ये एक ऐसे प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, एक ऐसी लेयर्स हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सके, मर्ज नहीं किया जा सके इसी साथ में, तो इनको एज इट इज छोड़ दिया। बाकी जो अपर लेयर जो है, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, उनको उठा करके एप्लीकेशन लेयर में कन्वर्ट कर दिया। बस एक सिमिलर से कंडीशन, मर्जअप कर दिया है और 4 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया टीसीपी आईपी को। बट अभी के टाइम पर भी जो हो रहा है, हर एक चीज़ आपकी यूज़ हो रही है सिर्फ टीसी ओ सॉरी ओएसआई मॉडल के ऊपर। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, नेटवर्क लेयर के अंदर जो डिवाइस है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, राउटर, जो हमारे राउटर्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सभी नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं केबलिंग के बारे में, जो केबल्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर हम लोग कम्युनिकेशंस को बनाने के लिए हम लोग 3 टाइप की केबल्स को यूज़ करते हैं मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कोक्सियल केबल, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है आपकी यूटीपी, या इसे बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। और थर्ड नंबर पे आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये 3 मेनली केबल्स यूज होती हैं, ठीक है, नेटवर्क के अंदर ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैं आपको कोक्सियल केबल ऑलरेडी कल दिखा चुका था, है ना, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आप लोग यूज़ करते हो आज के टाइम पे डिश एंटीनास वगैरह के अंदर, इसको भी नेटवर्क के लिए यूज़ किया जा सकता है, इंटरनेट के लिए चलाने के लिए इसका भी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट्रा वगैरह के इंटरनेट आप देखोगे ना, तो वो 100 Mbps तक की स्पीड को इस पर दे देता है आराम से, कोक्सियल केबल के ऊपर मिल जाती है आपको। ठीक है, ये यूज़ होती है। टीसीपी सॉरी क्या बोलते हैं, यूटीपी। यूटीपी केबल बोलो या फिर इसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और ये केबल आपने देखी भी होगी, इसको लैन केबल के नाम से भी जानते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द घरों में जब लगाते हैं आप लोग तो यही केबल ज़्यादातर यूज़ होती है। हाँ, कैट 5, कैट 6, कैट 6A समथिंग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसको ही हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसके अंदर जो 2 वायर्स होती हैं अलग अलग कलर्स की, उनको ट्विस्ट करके इस वायर के अंदर डाला जाता है, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग वर्जन है, जैसे कि अगर कोक्सियल केबल की बात करें तो कोक्सियल केबल मैक्स टू मैक्स 300 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट कर सकता है, स्पीड को। और ये एम और बी छोटा रहता है, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता 300 Mbps से ऊपर। और ये आपके मैक्स जो लिमिट है उसकी 500 मीटर्स तक जा सकती है। ठीक है, 500 मीटर्स तक ये विदाउट एनी रिपीटर। और रिपीटर क्या होता है, रिपीटर बेसिकली लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर 500 मीटर के बाद ये रिपीटर लगा देंगे तो 500 मीटर और आगे तक उसको भेज सकते हैं। ठीक है, एक मतलब ये हर 500 मीटर के बाद इन्हें एक रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो सिग्नल लॉस्ट होने शुरू हो जाएंगे। और इसका अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूँ तो आपने बहुत बार देखा होगा बचपन में कि गलियों में पर्स लटके रहते थे ब्लैक कलर के, देखिए, है ना, वो रिपीटर्स होते थे। ठीक है, क्योंकि वो हर एक 500 मीटर के बाद तो मिल जाते थे हमें, ठीक है, उन्हें रिपीटर्स बोलते हैं। देन ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 100 Mbps क्या बोलते हैं 100 मीटर्स तक के लिए आपको बिना विदाउट एनी रिपीटर यूज़ कर सकते हो, विदाउट 100 ओनली 100 मीटर्स तक। याद रखना कि अगर कभी भी आपका आईएसपी ये बोलता है कि भाई 150 मीटर तक भी ये काम कर जाती है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिग्नल्स इतने ज़्यादा लॉस्ट होंगे कि बार बार आपको नेटवर्क डिस्कनेक्शन की इश्यू होगा। हालांकि सिग्नल पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है 150 मीटर तक नहीं पहुंचेंगे, पर बहुत ही ज़्यादा लो होंगे। ठीक है, जैसे अगर ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट स्लो बहुत ज़्यादा स्लो मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैक्स टू मैक्स ये 100 Mbps तक पहुंच पाती है। तो 100 Mbps नहीं, टाइम स्पीड उसकी अलग अलग है। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपकी कैट, कैट मतलब कैटेगरी होती है, कैट 5 नंबर से आती है वायर। कैट 5 की जो स्पीड है वो होती है 10 Mbps। ठीक है, फिर आती है आपकी कैट 5 प्लस, इसकी स्पीड जो है वो है 100 Mbps। ऐसी आती है आपकी कैट 6, कैट 6 की स्पीड आपकी 1 Gbps, गीगाबिट पर सेकेंड। कैट 7 आ जाएगी, अब जो कैट 6 प्लस थी वो बंद हो गई है, इसकी जगह पे नाम चेंज कर दिया कैट 7 में। तो कैट 7 की जो स्पीड है वो है 10 Gbps। और अभी हाल ही में लॉन्च हुई है आपकी कैट 8, कैटेगरी 8।
जो कि आ रही है 40 Mbps 40 Gbps की स्पीड के साथ में। ये अभी स्टार्ट हुई है, मैंने भी देख करके दोबारा पढ़ाना शुरू किया है इसको। ठीक है, अभी 2 क्लासेस से मैं इसको बताना शुरू किया है। ये आपको दिख जाएगी, काफ़ी ज़्यादा महंगी है। हाँ, महंगी काफ़ी बता रहे हैं इसको। कैट 8 ये जो मतलब बेसिकली इसके अंदर जो थोड़ा सा गोल्ड वोल्ड का आई थिंक यूज़ किया होगा, तभी स्पीड ज़्यादा बढ़ गई है इसकी, 40 Gbps की पहुँच गई। ठीक है, अब याद रखना कि कभी भी अगर आप इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं या फिर आप नेटवर्क इस्टेब्लिश ही कर रहे हैं अपना खुद का, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है कि इथरनेट अडेप्टर, इथरनेट या फिर इसको NIC भी बोलते हैं। NIC NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इसको इथरनेट कंट्रोलर भी बोला जाता है, इसको नेटवर्क अडेप्टर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, लैन अडेप्टर भी बोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। ठीक है, लैन पोर्ट भी बोला जाता है, आपने देखा होगा, है ना। यही आपका इथरनेट पोर्ट है या लैन पोर्ट है। अब इनकी भी अलग अलग स्पीड होती है, इनको भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने मान लो नेटवर्क के अंदर 1 Gbps की केबल ले आए, आप कैट 6 ले आए उठा करके, और ये आपको सपोर्ट करता है सिर्फ 10 Mbps को, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपको सिर्फ 10 Mbps का ही इंटरनेट मिलेगा। इसका बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए याद रखना, एक लिखा होता है इथरनेट, नाम होते हैं इसके। ठीक है, इथरनेट की जो स्पीड होती है वो होती है 10 Mbps। फिर आता है आपका फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट की स्पीड जो है वो है 100 Mbps। ठीक है, फिर आता है आपका गीगाबिट इथरनेट, इसकी जो स्पीड है वो है 1 Gbps। आता है फास्ट गीगाबिट इथरनेट, जिसकी स्पीड होती है 10 Gbps। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद फाइबर आ जाता है आपका। ये इसका कैसे अगर मान लो DSL में चेक करेंगे तो कैसे पता चलेगा? कैसे चेक होगा? अगर आप उसमें राउटर के अंदर चेक करोगे तो वहाँ तो लिखा होता है, राउटर के अंदर लिखा होता है कि आपका लैन जो पोर्ट है वो फास्ट इथरनेट है या फिर गीगाबिट इथरनेट है। अगर आप विंडोज़ के अंदर आकर के चेक कर रहे हो, ठीक है, विंडोज़ के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ आती है, नेटवर्क लैन की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे ना, वहाँ पे IPv4 की प्रॉपर्टीज़ में जाना, वहाँ आपको दिखा देगा कि वो इथरनेट अडेप्टर है या फिर फास्ट इथरनेट है। या फिर आप जा सकते हो सिस्टम इन्फॉर्मेशन, एक कमांड आती है, मैं दिखा देता हूँ देखो। ये तो मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप विंडोज़ में लिखना ipconfig/all, ठीक है, इसके अंदर आपको दिखा देगा कि वो इथरनेट है या फास्ट इथरनेट है। ठीक है, या फिर अगर लिनक्स पे लिख रहे हो तो आप लिखना LSHW, नहीं LSPCI होता है, हाँ, LSPCI अगर लिखोगे लिनक्स के अंदर तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, देखो इथरनेट कंट्रोलर रियल टेक PCI एक्सप्रेस फास्ट इथरनेट लिखा ना यहाँ पे, F फास्ट इथरनेट कंट्रोलर। दैट मीन्स कि यह सिर्फ 100 Mbps को ही सपोर्ट करेगा, इससे ऊपर नहीं करेगा लाइन के ऊपर। हाँ, जब हम वायर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, वायरलेस पे मैक्स टू मैक्स आपका भी कितना चल रहा है, 300 Mbps दे रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर 1 Gbps का भी अभी आ गया है वाईफाई 6 जो है। ठीक है, वहाँ तक पहुँच जाएगा ये। तो ये आप आराम से चेक कर सकते हो विंडोज़ के अंदर। एक बार दिखाओ जरा। रियलटेक PCI GB फैमिली, हाँ GB है ना वहाँ पे, गीगाबिट इथरनेट फैमिली, GBE लिखा हुआ, दैट मीन्स कि गीगाबिट इथरनेट फैमिली। अब गीगाबिट इथरनेट है तो वो 1 Gbps तक सपोर्ट करेगा। अगर वहाँ पे लिखा होता फास्ट तो FGB फैमिली लिखा होगा, FGB मतलब फास्ट गीगाबिट इथरनेट फैमिली। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल के ऊपर। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर आपको मिनिमम जो रेंज मिलती है वो मिलती है 2 किलोमीटर तक, मिनिमम रेंज में ये। ठीक है, और ये मिनिमम रेंज के बाद बढ़ भी जाती है कि आप 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर विदाउट एनी रिपीटर ही काम कर सकती है। अलग अलग कैटेगरीज आती हैं फाइबर की, उन कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिनिमम आपको 2 किलोमीटर तक की रेंज आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। और स्पीड जो है वो आपकी जाती है 1 Gbps तक का नॉर्मल है। ठीक है, अगर आप ले लेते हो कनेक्शन 1 Gbps का फाइबर ऑप्टिक में मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है, इतना आराम से हो जाता है। फिर इसके बाद तो बहुत तेज बढ़ती जाती है, क्योंकि जितनी भी हम सबमरीन केबल्स वगैरह डालते हैं वो सब फाइबर ऑप्टिक के बेस पे है। ठीक है, उनमें भी आपकी स्पीड बहुत मैक्सिमम जाती है। ठीक है, और याद रखना 2 तरीके की स्पीड मिलती है। आप जैसे इंटरनेट खरीदते हो कभी भी, तो आपको जब भी मिलती है हमेशा सर्फिंग स्पीड मिलती है ना। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग जो होती है उसको डिवाइड कर लेना 8 से।
ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने 100 Mbps का इंटरनेट लिया हुआ है, तो एक्चुअली में मेरी इंटरनेट की स्पीड कितनी आएगी, 8 से डिवाइड कर दो उसको, तो एक्चुअली में आपको 12 Mbps की स्पीड मिलेगी, 12 से 14 Mbps के आसपास, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी जो है वो छोटा है इसीलिए। जैसे आप देखा तो मैं, देखो जैसे आपने लिखा है यहाँ पे जियो ब्रॉडबैंड, ठीक है, इसमें आप चले जाना, आपको वहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, आप कंपनी में सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हो जब वो बी को गलती से कैपिटल लिख दे, ठीक है। यहाँ पे प्लान्स कहाँ लिखे हुए हैं, रिचार्ज नंबर है, फाइबर है, ये प्लान्स का ऑप्शन कहाँ पे आता है, ये देखो लिखा ना 100 Mbps at 150 MB पर सेकेंड, ये देखो एम के बाद जो बी है वो स्मॉल है, बी का मतलब क्या है, मेगा बिट पर सेकंड होता है, बाइट नहीं होता है। इफ अगर यहाँ पे वो गलती से बी कैपिटल लिख देता है ना, तो आपको मिलती है कितनी स्पीड लिखी है इसने, 150 MBPS, तो आपको एग्जैक्टली 150 MBPS वो देता। अगर वहाँ पे उसने छोटा बी लिखा हुआ है तो आप उसको 8 से डिवाइड कर देना, बिकॉज ऑफ बी की वैल्यू कितनी होती है, 8 बिट, इसीलिए। ठीक है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें, 150 का आपने प्लान लिया हुआ है, कैलसी कर लेते हैं यहाँ पे, देखो हाँ लगभग इतनी आएगी, 150 को डिवाइड कर लो आप, डिवाइड बाय 8, तो ये भी लगभग ठीक है, देखो 18.75 के आसपास, इतनी आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिलेगी। और अगर आपको अपलोडिंग भी सेम दे रहा है तो सिमिलर आपको अपलोडिंग भी इतनी ही मिलेगी, है। तभी आपको लगता है कि मैं डाउनलोडिंग करता हूँ तो बहुत स्लो होती है। हम जो प्लान लेते हैं, मान लो हम लेते हैं 200 MBPS का प्लान, और हम जब एप्लीकेशन में चेक करते हैं, हाँ वो आपको सर्फिंग स्पीड दिखाता है, नहीं उसमें दोनों दिखाता है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। वो सर्फिंग स्पीड होती है, डाउनलोडिंग एक्चुअल डाउनलोडिंग स्पीड नहीं होती है। जब भी हम कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं ना, तो हमेशा यूज डाउनलोड होती है MB पर सेकंड में, यानी कि कैपिटल बी के अंदर डाउनलोड होती है। ठीक है, जो हमें स्पीड दी जाती है वो स्मॉल बी के अंदर दी जाती है, इस चीज़ का बहुत बड़ा पॉसिबल है। ठीक है, जब हम स्पीड चेक करते हैं वहाँ लिखा होता है MB पर सेकेंड, स्मॉल बी। ठीक है, और जब हम लोग कोई चीज़ फाइल डाउनलोड करते हैं वहाँ लिखा होता है MB, यानी कि मेगा बाइट पर सेकेंड, नॉट बिट पर सेकेंड। तो ये कन्वर्ट हो गई 18, ये MB बड़ा वाला ये B है। बड़ा वाला बी है। ठीक है, इसलिए हमें जो स्पीड मिलती है वो 18 MB पर सेकेंड की मिल जाएगी डाउनलोडिंग के टाइम पे, मेगाबाइट पर मेगा बाइट पर सेकेंड। ठीक है, ये बिट पर बाइट का बहुत बड़ा लफड़ा है इसके साथ में। ऐसा ही सेम लफड़ा होता है उसके साथ में जब आप मेमोरी वगैरह ब्लॉक्स पढ़ते हो ना। जैसे कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, कि कभी भी अगर आपने देखा होगा, बहुत बार नोटिस करते हैं हम लोग कि 1 TB की हम लोग हार्ड डिस्क लेके आते हैं मार्केट से, है ना, 1 TB की हम लोग हार्ड डिस्क लेके आते हैं, तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, हमें मिलता कितना है, 931 GB, इतनी तो मिलती है। तो बताओ क्यों, 1 TB इज इक्वल टू, हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है 1024 GB होना चाहिए, बट हमें मिलता है कितना, 931 GB। क्या कंपनी चोर है, क्या वो खा जा रही है इस चीज़ को, वो ऐसे ही लिख कर देती है और यही मतलब होता है उसका, बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए 1024 GB, क्यों नहीं देती हमें इतना, सोचो। देती वो बाइट में, क्योंकि डेटा हमेशा बाइट में सेव होता है हार्ड ड्राइव के अंदर। देखो सिंपल सी कंडीशन है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 8 बिट इज इक्वल्स टू, है ना, कितना होता है, 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट होता है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि 1024, और इसके बाद हम लोग सारे में 1024 बाइट इज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट होता है, फिर 1024 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू GB होता है, फिर 1 ऐसे GB करके TB PT, है ना, इस तरीके से चलता रहता है, PB टेराबाइट वगैरह। बट कंडीशन क्या है कि कंपनीज जो बनाने वाली हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनीज है, वो कभी भी 1024 को एग्जैक्टली लेती ही नहीं है, बिकॉज ऑफ इसमें कैलकुलेशन जो होती है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है उनके लिए, ठीक है, कैलकुलेशन करना। इसलिए वो क्या करती हैं, इसको एक राउंड फिगर में रखती है 1000, कि KB इज इक्वल टू होगा हमारा 1 TB, समझे। अब लेकिन कंप्यूटर की वैल्यू क्या कहती है कि 1024 होना चाहिए, इसी वजह से वो उसको घटा करके 931 GB आपको दिखाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास 1000 KB इज इक्वल टू 1 TB का, अगर सॉरी KB नहीं, कितना होता है GB, है ना, इज इक्वल टू 1 TB अगर मानते हैं इसको, ठीक है, तब भी हमें 1000 GB मिलना चाहिए, 931 क्यों मिला, समझ रहे हो। अब इसका सिंपल सा रीजन है कि हार्ड ड्राइव के अंदर सेक्टर्स होते हैं, है ना, सेक्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं कि
उसको मतलब क्या बोलते हैं उससे, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू छोटी छोटी लाइंस बनाई जाती है बहुत महीन, ठीक है। वो जो सेक्टर को घेर लेते हैं, बिकॉज प्लेटर जो है वो पूरा 1 TB का 1000 GB का एक प्लेटर बनाया गया है, स्टील का प्लेटर होता है, ठीक है। उसके ऊपर लाइंस वगैरह जो बनते 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 जो सेक्टर खत्म हो जाते हैं, टोटल उतना GB बचता है उसके अंदर स्टोरेज डेटा, ठीक है। तो हार्ड डिस्क की बहुत बड़ी प्रोसेस है, मेमोरी ब्लॉक्स अगर आप पढ़ोगे ना तो उसके अंदर वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे नॉर्मल वर्जन में भी कह देते हैं कि सिस्टम फाइल ले गई, बिल्कुल, है ना? वो होता नहीं है, वो सेक्टर्स घेर चुके होते हैं सेक्टर्स जगह। में जो कि डेटा राइट और उसके लिए आता है। हाँ, वो सेक्टर्स के ब्लॉक साइज बनाए जाते हैं। लाइक मान लो कि अगर वो हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी जो है वो आपको हर एक ब्लॉक साइज में देना चाहती है 1 MB ऑफ डेटा हर एक ब्लॉक साइज के अंदर, तो वो कितने ब्लॉक साइज बनाएगी उसके अंदर, तकरीबन मिलियंस ऑफ सेक्टर्स बनाएगी, है ना। उन मिलियंस ऑफ सेक्टर्स को बनाने के लिए उसे जगह चाहिए होती है। तो वो जो हम लोग घर जाती है ना जगह, जो बोलते हैं कि वो खर्च होगी, सिस्टम फाइल लेगी, वो सब चीज़ें वो ब्लॉक साइज के अंदर ही खर्च हो जाती हैं। कंपनी उस चीज़ को दे ही नहीं सकती किसी भी हालत में, ठीक है। तो यही इशू आता है। तो ये मैंने भी पढ़ा था, जब मेरे को भी लगा कि भाई ये कंपनी क्यों चोरी करती, तब उसके बाद समझ में आया कि इस तरीके से हरकतें करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर रहेगा आपको सभी को? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हाँ ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान था, बस ऐसे ही दे दिया मैंने, बताइए। अगर हम प्ले स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन में डाउनलोड करते हैं तो मतलब उस टाइम तो मतलब कि जितना मतलब 2 MB मतलब जो भी दिखाता है M और B स्मॉल, तो उस हिसाब से मतलब जो डाउनलोड करता है मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि 2 MB मतलब मेगा में दिखाता है तो कैपिटल में। देखो सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ कि जब हम लोग कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, डाउनलोडिंग हमेशा होती है MB पर सेकंड के बेस में, यानी कि स्मॉल बिट, मेगा बिट पर सेकंड के हिसाब में डाउनलोडिंग होती है। तो स्पीड कितनी आनी चाहिए हमें? पूरी 100 MBPS की स्पीड आनी चाहिए डाउनलोडिंग टाइम। बट जो एक्चुअली फाइल का साइज है ना, वो ये कहता है कि फाइल का साइज 1, मान लो कि 1 GB है तो लिखा होगा GB, यानी कि मेगा सॉरी गीगा बाइट पर सेकंड, मतलब GB यानी गीगा बाइट लिखा होगा, ठीक है। पर सेकंड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ गीगाबाइट की 1 GB की फाइल है अगर मान लो, तो वो 1 GB की हुई। लेकिन जब वो उसे डाउनलोड करने के लिए टाइम लगाएगा ना, वो मेगा बिट पे टाइम लगाएगा, ठीक है। वो डाउनलोड करेगा मेगा बिट से, लेकिन कर किसको रहा होगा? बाइट की फाइल को। तो उसके हिसाब से तो वो बहुत बड़ी फाइल हुई ना, समझ रहे हो? उसके हिसाब से वो बहुत बड़ी फाइल है, तो वो अपने हिसाब से डाउनलोड कर रहा है उसको। मगर जब मैंने इंस्टॉलेशन में वो जो दिखाता है कि ना इसमें इतना परसेंट मतलब 1-2% दिखाता है, उसमें जो उसकी स्टोरेज भी दिखाती है मतलब कि ऐप पे इतना है, तो उसमें जब 2 MB दिखाता है तो उसमें नीचे ना 2 MB मतलब कंप्लीट M और B कैपिटल में दिखाता है, तो ये तो फिर डिफरेंस हो गया। मतलब कि स्पीड 2 MB स्मॉल होता है, मगर जो फाइल डाउनलोड होती है हाँ वो बिल्कुल, इंस्टॉलेशन में तो वो 2 M बी कैपिटल बी होता है। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप फाइल को डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, जो फाइल का साइज होता है वो हमेशा कैपिटल बी के अंदर होता है, और जो इंटरनेट स्पीड डाउनलोड कर रही होती है वो स्मॉल बाइट के अंदर कर रही होती है, ठीक है। और आपको डाउनलोड जब हो जाएगा तो वो कैपिटल बी में ही रहेगा, इसी वजह से उसका साइज उसके हिसाब से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चंक्स में डिवाइड कर दिया उसको, इसलिए बोलते हैं ना टीसीपी हमेशा 32 बिट के पैकेट में चेंज करता है, बाइट में चेंज नहीं करता है कभी भी, ठीक है। बाइट का पैकेट होता है बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे यूटीपी केबल के ऊपर, क्योंकि यूटीपी केबल ही हमारी मेन केबल है जो कि हम लोग लैन के अंदर यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बनाने के इसको तरीके होते हैं, जैसे कि अगर हमें कुछ सिस्टम से कम्युनिकेट कराना है या राउटर से कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ कि स्विच को स्विच से कनेक्ट करना है, पीसी को पीसी से कनेक्ट करना है, तो अलग अलग तरीके हैं इसको बनाने के। तो यहाँ पे 3 अलग अलग आपको तरीके दिए गए हैं, क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ, हाँ कलर कोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, टाइप्स ऑफ यूटीपी केबल, है ना, या फिर इसको आप लिख लो कलर कोडिंग ऑफ, ऐसे लिख देना, है ना। अब कलर कोडिंग क्या है, जैसे कि हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि ट्विस्टेड पेयर केबल ये सब देखी थी ना, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 कलर दिए गए हैं ना, टोटल है ब्लू, उसके बाद ब्लू के ऊपर एक छोटी व्हाइट कलर की स्ट्रिप है, या व्हाइट के ऊपर ब्लू कलर की स्ट्रिप समझ लो, ठीक है। तो ऐसी से ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट है, ऐसी ब्राउन और ब्राउन व्हाइट है, ठीक है, ग्रीन और ग्रीन व्हाइट है, तो टोटल 8 कलर्स हो गए। अब इन्हीं कलर्स के ऊपर हमें काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 8 कलर्स के बेस पे अगर बात करें तो ध्यान रखना कि आपकी सिर्फ 4 ही वायर्स के अंदर यूज होते हैं, 4 वायर जो है वो फ्यूचर पर्पज के लिए रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। टोटल अगर हम लैन केबल की, अगर लैन पोर्ट की अगर बात करें, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि अगर आप यहाँ पे लैन पोर्ट देखोगे इसके अंदर भी 8 पिंस होती हैं,
देख रहे, टोटल 8 पिन हैं, लेकिन इसके अंदर भी सिर्फ 4 ही पिन यूज होती हैं, ठीक है, 1, 2 और 3 और 6 नंबर की वन, ठीक है, बाकी की 4 और जो बाकी की 5, 6, 8 है वो सारी फ्यूचर पर्पज के लिए रिजर्व रखी गई हैं। फ्यूचर पर्पज लाइक अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसके अंदर हमें सिस्टम के कुछ मॉडिफिकेशंस ना करनी हो, ठीक है, और उसको किसी तरीके से एक्सेस किया जा सके, जैसे कि मान लो वाईफाई के बाद लाईफाई आ रहा है ना, अब मान लो कि अगर लाईफाई के लिए हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्डअप करनी पड़ेगी जैसे लाइट से डायरेक्टली हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, उस लाइट से मुझे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़े, तो हमें अगर पिंस की जरूरत पड़ेगी नेटवर्क के अंदर या फिर हमें कोई नई वायर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो इसी पोर्ट का काम हो सकता है। नहीं, अनयूज होती हैं, आप चाहो तो 4 ही वायर पे इंटरनेट चला सकते हो, 8 पे चलाने की जरूरत भी नहीं है, ये अनयूज ही रहती है। हाँ, करके देखना कभी, सिर्फ आप 4 वायर लगाना, ठीक है, 1, 2, 3 और 6 पे इंटरनेट चलेगा, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत बार आप जैसे लोकल वेंडर से लगवाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, कैट 5 केबल ले आते हैं 4 वायर वाली, ठीक है, उठाते हैं 4 वायर लगाते हैं और काम चल जाता है आपका। सफेद वाली हाँ, उसमें सफेद वगैरह ये सब होती ही नहीं है, ठीक है, तो हमें भी ये 8 वायर वाली जब हम लेके आते हैं तो उसमें 4 वायर पे ही काम चल रहा था, बट हम लगा देते 8 की 8 में। ऐसा तो नहीं है कि एक टीसीपी बोर्ड एक टीसीपी के लिए जाता है, एक यूडीपी, ऐसा नहीं है, 2 पोर्ट उसमें जो, हाँ, 4 अनयूज्ड ही हैं, 4 जो यूज होती हैं उनमें से 2 ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं और 2 रिसीव करने के लिए यूज होती हैं। 1 और 2 वाली जो है वो ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं और 3 और 6 वाली जो है वो रिसीव करने के लिए यूज होती हैं। 1, 2 और 3 और 6 बिल्कुल, ठीक है। टाइप्स ऑफ कलर कोडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके की कलर कोडिंग आपको बताएंगे, ठीक, टाइप्स ऑफ केबल में अंदर। पहला आएगा आपका स्टेट केबल, दूसरा होता है आपका क्रॉस ओवर केबल, और थर्ड आती है आपकी रोल ओवर केबल। स्टेट केबल की अगर बात करें तो इसका यूज होता है, इट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस, ओके, इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस। ऐसे क्रॉस ओवर केबल की बात करें तो इट्स यूज टू कनेक्ट, एक सेकेंड, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या डिफरेंट डिवाइसेस हो सकते हैं, लाइक आप लिख लो यहाँ पे, आप पीसी टू राउटर, सॉरी पीसी टू राउटर कनेक्ट नहीं होता, पीसी टू स्विच हो गया, ठीक है, स्विच टू प्रिंटर मान लो, ठीक है, या फिर पीसी टू प्रिंटर हो गया, राउटर को कनेक्ट करना पड़ जाए आपको अगर उससे कनेक्ट करना स्विच के साथ में, तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेट केबल का, एंड इट्स यूज टू कनेक्ट टू सेम डिवाइसेस, ओके, इट्स यूज टू कनेक्ट टू सेम डिवाइसेस जस्ट लाइक पीसी टू पीसी, राउटर टू राउटर, या फिर स्विच टू स्विच। लास्ट वन आपकी आती है यहाँ पे, इट्स यूज टू कॉन्फ़िगर राउटर, ठीक है, इसका सिर्फ काम होता है राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज करते हैं रोल ओवर केबल को, ठीक है। अब एक चीज छोटी सी ध्यान रखना कि कभी भी ना पीसी राउटर से साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, कभी नहीं होता है, किसी भी केस के अंदर राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता। अब जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे घर में राउटर लगा हुआ है, ठीक है, आपने एक केबल ली जाकर के उसमें लगाई और आपके साथ में कनेक्ट हो गया, इंटरनेट चला लिया, ठीक है, एक्चुअली में आप कभी भी राउटर से कनेक्ट करते ही नहीं हो। जो हम लोग राउटर यूज़ करते हैं घर के अंदर, आपने देखा होगा डी लिंक राउटर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, नहीं ये वाला था, आजकल तो एडीएसएल चल रहे हैं, अब डीएसएल कहाँ बंद हो गए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस राउटर को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 2 अलग अलग कलर्स की पोर्ट दी गई है ना, एक ब्लू कलर में दी है और येलो कलर में दी हुई है। तो जो ब्लू कलर की पोर्ट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके राउटर को, ठीक है,
और जो येलो कलर की पोर्ट्स दी गई है ये रिप्रेजेंट कर रही है स्विच को। तो आप हमेशा कनेक्ट करते हो पीसी को येलो कलर की पोर्ट से, कभी ब्लू से कनेक्ट नहीं करते जिसमें वैन लिखा होता है, ठीक है। अगर वैन से कनेक्ट करोगे तो चलेगा ही नहीं आपका इंटरनेट, इससे कनेक्ट करोगे तो चल जाएगा। इसी वजह से आप स्विच से कनेक्ट करते हो, ठीक है। राउटर कभी भी पीसी का डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी केस में। इसका भी ध्यान रखना। जैसे कि अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो ना कि भाई मेरे एक फ्लोर पे राउटर लगा हुआ है, दूसरे फ्लोर पे लगा हुआ है, मैं आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में आप स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी कर लेना, आराम से हो जाएगा। यानी कि इसकी येलो बोर्ड पे लगाओ, उसकी येलो बोर्ड पे लगाओ, कौन सी केबल, क्रॉस ओवर केबल, तो आपके दोनों फ्लोर पे इंटरनेट पहुंच जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप दोनों फ्लोर पे इंटरनेट चला लो, ठीक है। एक्सटेंड करने के लिए रिपीटर की तरह से यूज कर सकते हैं उसको। अब देखो यहाँ पे कलर कोडिंग की बात करते हैं। तो स्ट्रेट केबल को बनाने के लिए अब देखो केबल के हमेशा दो सिरे होते हैं ना, एक लेफ्ट एक राइट। तो अब साइड ए लेकर के चलना और साइड बी लेकर के चलना। कलर कोडिंग क्या कहती है कि सबसे पहले आपको लगाना है ऑरेंज वाइट ऑरेंज, फिर आता है ग्रीन वाइट ग्रीन, नहीं सॉरी ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन एंड ब्राउन वाइट ब्राउन। ये कलर कोडिंग होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक स्टैंडर्ड है बेसिकली। इसके बेसिस पे अगर आप कलर कोडिंग करते हो तो इसलिए काम हो जाएगा आपका। माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको। सिस्को स्टैंडर्ड समझता था पहले मैं इसको, लेकिन मैंने पढ़ा तो सिस्को नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड बोला जाता है। सिस्को स्टैंडर्ड अलग तरीके से कलर कोडिंग करवाता है, वो याद ही नहीं होती जल्दी से, थोड़ी सी उल्टी है उसकी। अच्छा एक क्वेश्चन है बताइए। ठीक है मनीष जी ने ना अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। मनीष जी आपको कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, हटा दिया। हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा कलर कोडिंग से, जो आपने बताया था ना कि 8 कॉम्बिनेशंस में होते हैं वो, नोट करके रखा हुआ था। एनीवे ये 8 कॉम्बिनेशन में 4 कलर कोडिंग थी और 4 वाइट्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ कलर्स तो 5 ही हुए ना इन टोटल। टोटल नंबर ऑफ कलर तो 4 ही हैं, लेकिन उस पर क्या होता है, एक वाइट कलर होती है, उसके बाद ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। हाँ, इसलिए उसे ब्लू वाइट बोल देते हैं, ठीक है। कलर तो 8 ही बोले जाएंगे, क्योंकि ब्लू वाइट बोलेंगे, फिर ग्रीन वाइट बोल देंगे, ब्राउन वाइट है, ऑरेंज वाइट है ना। तो एक ही वायर के ऊपर 2 कलर्स होते हैं। सो टोटल बेस कलर 4 हो गए और चारों के फिर वाइट कॉम्बिनेशन हो गए, राइट? बिल्कुल ऑब्वियसली। ओके ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम अगर आपको स्ट्रेट केबल बनानी है तो आप एज इट इज सेम लोगे और इस तरफ सेम तरीके से लगा दोगे, ठीक है। लाइक इस तरफ भी आपका होगा ऑरेंज वाइट। हाँ, स्ट्रेट केबल के केस में आपको सेम टू सेम लगाना है, दूसरी साइड में भी ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू एंड ब्लू वाइट ग्रीन एंड ब्राउन वाइट ब्राउन, ठीक है। सिमिलर कंडीशन रहेगी, कॉपी कर लेते हैं इसमें। ठीक है, आ जाते हैं इसके ऊपर आपका क्रॉस ओवर केबल पे। अब क्रॉस ओवर, हाँ बोलिए। ग्रीन थर्ड पे ग्रीन वाइट है, उसके 4 पे ग्रीन होना चाहिए था। अब माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड यही कहता है कि भाई तुम ऐसे लगाओ, ज़्यादा इजी। अब कंडीशन क्या होती है ना कि जब हम लोग ट्विस्ट को अनट्विस्ट करते हैं ना उसके अंदर वायर्स को, ठीक है, तो ग्रीन वाली जो है ब्लू के ऊपर चढ़ रही होती है, तो वो घुसती ही नहीं है अंदर। इसलिए वो उसको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग बोलता है कि भाई इसको पहले रख लो, इसको बाद में रख लो, ताकि वो ट्विस्ट मतलब कि उलझे ना अंदर की तरफ, इसलिए बोलता है वो। हाँ, ये अभी जरूर बताइए जब पंच करेंगे तो उस टाइम पे उसको रखना किस तरीके से? अभी वो अभी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, फिर उसके बाद करना भी सिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। हमने तो बहुत किया। हाँ, दिखा दूंगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन था मेरा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर मान लो किसी फ्लोर पे राउटर रखा है और उसको एक्सटेंड करना है दूसरे वाले फ्लोर पे, तो आप क्रॉस ओवर केबल बनाओ, बिल्कुल, राउटर टू राउटर, राउटर टू। पर अगर मान लो घर की बात करते हैं, रेडिएशन राउटर है हमारे पास, उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या तब भी तो भी क्रॉस ओवर केबल लगेगी अपनी, बिल्कुल लगेगी।
पर जो यूटिलाइज हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसे रिपीटर यूज कर रहे हैं, फिर उस केस में लेकिन कंडीशन तो यही है ना कि आप उसकी जो स्विच पोर्ट है, लैन पोर्ट है, आप दूसरे की स्विच पोर्ट में ही कनेक्ट करेंगे, लैन टू लैन कनेक्टिविटी कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड दो सेम डिवाइसेस। और कंडीशन क्या कहती है कि सेम डिवाइस में आपको क्रॉसओवर केबल यूज करनी है। आप वो फोटो बोलिए। बिल्कुल फोटो बोलते हैं। हाँ ये भाई अभी मेरे पास ऐसे 2 राउटर है, उसके बाद मेरे पास जो बाहर से वैन आई मेरे पास, वो आपने ब्लू वाले में लगा दी, क्योंकि ये राउटर टू राउटर कनेक्शन हो गया, वो अपनी या तो फाइबर होगी या क्रॉसओवर होगी, राइट? ठीक है। अब आप कह रहे हो कि इसको एक्सटेंड कर दूंगा, है ना? मान लो एक और से कनेक्ट करना है, मुझे एक्सटेंड करना है, रिपीटर समझ लो एक तरीके से। बिल्कुल। तो उस केस में मैं येलो पोर्ट में डालूंगा क्योंकि 45 खाली है मेरे पास। फिर यहाँ से मैं जब दूसरे एंड पे लगाऊंगा, उसके भी येलो पोर्ट में ही आपको लगाना है, उसके येलो पोर्ट में लगाना पड़ेगा। ब्लू में लगेगी नहीं, क्योंकि आपको अगर ब्लू में अगर लगा दिया ना आपने, तो आपको ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन लेनी पड़ेगी उसके थ्रू, आपके आईएसपी के थ्रू। अगर उसने जो भी फंक्शनली प्रोवाइड कर रखी होगी आपको, कि चाहे वो ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन से करवाए, चाहे वो आपके मैक बाइंडिंग से अगर करवा रहा है, ठीक है, या फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड देता है, या फिर स्टैटिक आईपी एड्रेस देता है, उसमें से कोई फंक्शनलिटी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप येलो टू येलो कनेक्ट कर दो, और आपने इस मेन सिस्टम का जो पहला वाला राउटर है ना, उसका डीएससीपी इनेबल रखो, और दूसरा वाला जो रिपीटर लगा रहे हो उसका डीएससीपी बंद कर दो। हाँ, मैं एक्चुअली मैंने ट्राई किया और डीएससीपी इनेबल्ड है मेरा, मैंने कोई स्टैटिक नहीं दे रखा कोई। तो मेरा जो पहला वाला जो इनिशियल राउटर है वो ये है, उसके बाद मैंने पीले से उसके नीले में डाला, ठीक है, और शायद वो स्ट्रेट ही केबल है, चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट केबल है, क्योंकि जो नॉर्मली जो लैपटॉप के लिए बन के आती है, जो केबल पंच करके दे देते हैं वो, उसी को मैंने यूटिलाइज कर लिया और मैंने एक्सटेंड कर लिया मेरे को ऊपर वाला। तो आपने येलो से ब्लू में डाल दिया ना? हाँ, येलो से ब्लू। हाँ, तो आपका आईएसपी कौन है ये बताइए जरा। इंटरनेट एयरटेल से लिया हुआ है आपने? एयरटेल पहले जब ये मैंने चेक किया था शायद वो तब था नॉर्मल जो होते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, एयरटेल ये हरकत नहीं कर सकता गलती से भी, एयरटेल भी नहीं करेगा और जियो भी नहीं करेगा ये हरकत, ठीक है, क्योंकि उसकी बड़ी स्टैंडर्ड कंपनी है। लेकिन जो लोकल वेंडर्स क्या काम करते हैं कि आपको मैक बाइंडिंग दे देते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिकल करना, हाँ मैं आपको करवा दूंगा। मैक बाइंडिंग की अगर इशू करें ना हम लोग, जैसे कि मान लो मैंने एयरटेल से इंटरनेट लिया हुआ है, वो क्या करता है कि आपको ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन के थ्रू इंटरनेट देता है, यानी आपका राउटर ऑथेंटिकेट करेगा उसके राउटर साथ, तभी आपको इंटरनेट मिलेगा। तो अगर मैं स्ट्रेट केबल लगा देता हूं येलो से उसके ब्लू, येलो से ब्लू में बिल्कुल स्ट्रेट ही लगेगी, क्योंकि दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए उसके पास जाएगा मेन राउटर पे। अब वही तो बात आती है कि अगर बाय चांस आपने लगा दी और एयरटेल है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा, राउटर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, और लोकल वेंडर तो वो मैक बाइंडिंग के बेस पे काम करता है। आपका जो मेन राउटर है ना, वो ऑथेंटिकेट ऑलरेडी हो चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चल जाएगा, फिर चल जाएगा आराम से। वो कंडीशन हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि मेरा किसी ने बाइंड नहीं कर रखा। हाँ, अगर मैक बाइंडिंग के केस में है ना, तो आपका मेन जो राउटर है उसकी मैक बाइंडिंग हो रखी है उसके राउटर में, तो आप उसको इंटरनेट देगा, फिर आप कितना भी एक्सटेंड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्योंकि मैंने मेरा राउटर फूक गया, तो मैंने उसको बुलाया नहीं, मेरे पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, हाँ, जो उसने आईपी स्टैटिक दे रखा था, एक राउटर को मेरे डीएसएल को एक स्टैटिक आईपी दे रखा था, तो मैंने उसी कोई कॉन्फ़िगरेशन उठा के डाल दी, मेरा राउटर फूक गया, मैंने दूसरा लगा दिया। अब अगर मैं मैक अगर उसने बैक बाइंड किया होता तो वो चलता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो बैक तो उसने बाइंड किया नहीं, मैंने चेंज कर दिया, मैक चेंज हो गया, काम हो गया, और मैंने आगे रिपीट भी कर दिया। हाँ, तो उसने वही तो इशू किया, बाइंडिंग नहीं करी ना उसने, उस केस में वो चीज चल सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर उस केस में वो चीजें करता ना, ऑथेंटिकेशन के कुछ ना कुछ यूज करता, ठीक है, तब आप दूसरे वाले राउटर को नहीं चला सकते थे इंटरनेट एक्सटेंड करने के लिए। तो अच्छा, एक चीज ये है कि इसमें अगर यूटिलाइज होगा, जैसे जो बैंडविड्थ यूटिलाइज होगी, मान लो मैंने 200 एमबीपीएस का प्लान लिया, है ना, और मैंने उसको रिपीट करा दिया, तो वो 400 एमबीपीएस नहीं 200 ही चलेगा आपका, बिल्कुल ठीक है, मेन लाइन से 200 ही आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉसओवर केबल बनाने के लिए इसका काम होता है दो डिफरेंट डिवाइसेस को, सॉरी दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करना। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसको क्रिएट करने के लिए, इसको बोलते हैं 12 36 और 36 12, यानी कि 1326 और 3216, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, 1 2 3 और 6 और 3 6 1 और 2 कहाँ गया, 3 6 2 1 ऐसा होता है, ठीक है, 12 36 और 36 12 होता है, 12 ये रहा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ये होगा आपका साइड ए और ये होगा आपका साइड बी, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी इसके अंदर कि जो आपकी 1 नंबर की वायर है वो 3 नंबर से रिप्लेस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना 3 जो 4 मैंने वायर बताई थी आपको यूज होती हैं,
सिर्फ वही नंबर्स लिखे हुए हैं, बाकी अदर नंबर्स नहीं लिखे हुए, क्योंकि मेन पर्पज उन्हीं का है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब हम लोग स्ट्रेट केबल की बात करें तो ये जो दो केबल्स हैं ये सेंड करने के लिए यूज हो रही है, यानी कि यूजर सेंड करेगा और उसको मिल जाएंगी, ठीक है, सेंडर्स हैं। इधर वाली केबल जो है नीचे वाली 3 और 6 वाली जो है ये रिसीव करने के लिए यूज हो रही है, तो यूजर सेंड करेगा रिसीव हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है कि एक यूजर सेंड कर रहा होगा एक रिसीव कर रहा होगा, इसी वजह से इसको क्रॉस बोल देते हैं। तो वन नंबर की बार 3 नंबर से रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि ऑरेंज वाइट यहाँ जाएगा। सेकंड नंबर की बार 6 नंबर से चली जाएगी तो ऑरेंज वाइट 6 नंबर पे पहुंच जाएगी, ऑरेंज। 3 वाली जो है 1 पे आ जाएगा, तो 3 वाली ग्रीन वाइट 1 पे आ जाएगी। और जो 6 नंबर की वायर है उसकी वो 2 नंबर पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आ गई ग्रीन। तो ये कलर कोडिंग हो जाएगी इसकी, ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट वाइट, सॉरी ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज और ब्राउन वाइट ब्राउन। इसे बोलेंगे क्रॉस ओवर केबल। अच्छा एक हाँ क्वेश्चन कि जो और अभी आपने जैसे बताया कि सिर्फ 4 केबल यूज है, तो ऐसा तो स्पेसिफिकली नहीं है ना कि वो कलर सेम हो, ये भी जरूरी वाली नहीं ही इग्नोर कर देते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, आप जो मर्जी चाहो इग्नोर कर दो। क्योंकि कोडिंग के हिसाब से आप ये बोल रहे हो कि ऑरेंज वाइट उसमें स्ट्रेट में भी चाहिए, ऑरेंज वाइट भी चाहिए और ऑरेंज भी चाहिए। मैं कलर कोडिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन जो आप मान लो कि आपके 4 वायर्स हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी कलर की हो, चाहे आप ब्लू नीली पीली कोई भी ले आओ, ठीक है, कलर कोडिंग जो है ये लगानी पड़ेगी आपको कि 1 2 3 वाली को रिप्लेस करना पड़ेगा 3 6 1 2 से, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि अगर कोई आप केबल में कलर सेम मैच नहीं हो रहे तो वो चलेगी ही नहीं। केबल का मेन पर्पज क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट करना, उसको कलर से क्या लेना देना है। ये डिपेंड करेगा दूसरे एंड और इस दोनों बिल्कुल एंड में इस इस कॉम्बिनेशन को फॉलो कलर करना ही कोई भी पड़ेगा, यूज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए देन आते हैं थर्ड नंबर हमारा कहाँ गया, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए ना। अब सही है, रोल ओवर केबल पेस्ट करते हैं। रोल ओवर केबल के अंदर सिर्फ जस्ट इसका रिवर्स होती है, ठीक है। रोल ओवर केबल को अगर आप वैसे बात करो टेक्निकल लैंग्वेज में तो इसको कंसोल केबल भी बोला जाता है। कंसोल केबल के अंदर भी आपको रोल ओवर केबल ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जस्ट इसकी रिवर्स होती है, यानी कि ब्राउन वाली सबसे टॉप पे आ जाएगी और फिर आ जाएगी ब्राउन वाइट, देन आएगी आपकी ग्रीन एंड आ जाएगी ब्लू वाइट, ब्लू ग्रीन वाइट ऑरेंज एंड ऑरेंज वाइट। क्लियर? इसका यूज सिर्फ ये होता है कि जैसे राउटर्स जो मेरे पास रखे थे अभी, हाँ इस तरफ रख दिए मैंने उठा करके, ठीक है, जो बड़े वाले राउटर्स होते हैं मॉड्यूलर राउटर्स, उनकी खुद की डिस्प्ले नहीं होती है यार, हालांकि किसी भी राउटर की नहीं होती है। नॉर्मल राउटर्स हम लोग लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई के थ्रू, बट इनके पास खुद की डिस्प्ले नहीं है। इनके अंदर खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS बोलते हैं उसे, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको एक्सेस करने के लिए हमें रोल ओवर केबल की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसको पुट्टी या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू देख पाएं, ठीक है, फिर उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो राउटर को पीसी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कराने कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है सिर्फ, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं होता उसके अंदर, ओनली फॉर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको अगर आप नॉर्मल देखोगे आज के टाइम पे आपको मिल भी जाती है कंसोल केबल पोर्ट के नाम से। पहले के टाइम पे क्या था कि आप रोल ओवर केबल यूज़ करो आपका काम हो जाता था, आप कंसोल केबल आप खरीद सकते हो अलग से, ये मिल जाती है कंसोल केबल। एक क्वेश्चन है नितिन, हाँ जी बताइए। ये जो कंसोल केबल यूज होगा डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस में, चाहे वो जैसे आपने टीवी का लिया होगा अगर मशीन, तो उसमें भी एक कंसोल केबल रहता है। सो जितने भी काइंड ऑफ डिवाइसेस यूज होते हैं, कंसोल केबल एक ही कंसोल केबल सारे में यूज हो सकता है या सबके लिए स्पेसिफिक अलग अलग आता है? देखिए अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ राउटर्स की, ठीक है, तो राउटर्स के अंदर कंसोल केबल सिर्फ एक ही होता है जो कि रोल ओवर केबल है। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन के लिए बात कर रहे हैं कि मुझे उसका कंसोल एक्सेस करना है, ठीक है, उसको कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे यूज़ करना पड़ेगा कॉम पोर्ट। बेसिकली सिस्टम के अंदर कॉम पोर्ट होता है, ठीक है, जिसका काम होता है कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कॉम पोर्ट के बेस पे हम लोग उसको कम्युनिकेट करवाते हैं। तो मैं अब यहाँ पे डेटा केबल का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, वो डेटा केबल कनेक्ट करनी होती है, यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन करते हैं, देन हम लोग उसे कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं एडीबी के थ्रू। तो हर एक जो डिवाइस है उनका तरीका अलग होता है एक्सेस करने का, बट जो पोर्ट है वो सिमिलर होती है हमेशा। आज के टाइम पे हम लोग जो कंसोल केबल यूज़ करते हैं, लाइक ये वाली अगर आप पोर्ट देखोगे ध्यान से,
तो ये 9 पोर्ट की पहले आती थी, ऑप्शन आता था 9 पोर्ट्स की, एक अलग से पोर्ट होती है सिस्टम के ऊपर, कॉम पोर्ट इसे बोलते थे, ठीक है। बट आज के टाइम पे ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हर एक लैपटॉप में आप देखोगे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस तरीके का कन्वर्टर परचेज करना होता है, यूएसबी कन्वर्टर, यानी कॉम पोर्ट टू यूएसबी एक कन्वर्टर आता है, ठीक? तो इसको अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे राउटर से, और यूएसबी को अपने सिस्टम पे कनेक्ट कर लो, आप पुट्टी कोई यानी टूल वगैरह डिवाइस यूज करके इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हो, कन्फिगर कर सकते हो राउटर को। तो ये राउटर्स के केसेस में हो सकता है पॉसिबल। ओके, तो इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपने नोटिस किया होगा ये नहीं, टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स आप देखो अगर, या किसी टाइप का जो अभी डिवाइसेस जो आते हैं जहां आप डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं ले सकते उसका, तो क्या वो भी सेम ही है? मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि वो उस डिवाइसेस में भी कंसोल केबल यूज करके आप कनेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल। अगर मैं मान लो जियो राउटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जियो राउटर मुझे एक्सेस करना चाहता, सॉरी, जो हम लोग जियो फाइबर वाले वो यूज कर रहे हैं ना आजकल के टाइम पे, उसके अंदर टीवी वगैरह भी होता है, स्मार्ट टीवी वगैरह सब कुछ मिल जाता है ना। राइट राइट राइट, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यस, अभी क्या बोलते हैं उसको, सेट टॉप बॉक्स ही बोलते हैं ना, सेट टॉप बॉक्स, उसके अंदर फाइबर भी आपका कनेक्ट हो जाता है और साथ में आपका टीवी वगैरह भी चल रहा होता है। राइट इस राइट, पर उसके पीछे की तरह आप देखोगे, ठीक है, दोनों ऑप्शंस हैं यहाँ पे, यूएसबी का ऑप्शन भी दिया गया है और साथ में आपको लैन का ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। लैन के ऊपर लिखा होता है लैन 1 2 3, आई थिंक 3 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर उसमें से उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है तो हम डायरेक्टली कंसोल केबल लगा के उसका कंसोल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने उसको यूज नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे यूएसबी का ऑप्शन है, तो यूएसबी से गारंटी कर सकते हैं हम लोग कनेक्ट, हाँ, कंसोल हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। कनेक्ट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके। अब उसमें क्या होता है कभी बार कि आपको फ़ोन में, जैसे मान लो मुझे इसका एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं इसके पहले फास्ट बूट मोड में जाऊंगा, उसके सॉफ्टवेयर मोड के अंदर जाकर के फिर कनेक्ट करूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। कंसोल मुझे किसी का भी लेना हो, हम्म। केबल जो लगेगी वो क्रॉस ओवर नहीं, रोल ओवर बोलते हैं। बिल्कुल, हर एक चीज़ के अंदर रोल ओवर। जैसे मान लो अगर मुझे उसका लेना है यूएसबी के थ्रू, ठीक है, तो यूएसबी क्या है, ये स्टैंडर्ड केबल है, लेकिन अगर वहाँ बात करें तो वो जो यूएसबी केबल आएगी वो कॉम पोर्ट के लिए यूज़ होगी, कॉम पोर्ट की यूएसबी केबल होती है, वो यूज़ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। राउटर में ये भी सिस्टम भी तो होता है कि डायरेक्ट फोन में कॉन्फ़िगरेशन के लिए बटन भी तो होता है राउटर राउटर में वाईफाई में शायद, क्या लगता है मतलब बटन हमारे से मतलब कि फोन में मतलब कि डायरेक्ट देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। वो तो बटन नहीं होता, वो तो रीसेट करने के लिए होता है। वो डायरेक्टली हम लोग 192.168.1.1 वाला आईपी एड्रेस ओपन करके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। बट वो होता है हमारे जो घरेलू राउटर्स होते हैं ना, एडीएसएल राउटर्स उन्हें बोलते हैं, या फिर ये वाले राउटर्स की अगर हम बात करें, मॉड्यूलर राउटर जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके अंदर ये फंक्शनलिटी नहीं है। उनके अंदर बिना आईपी एड्रेस के वो काम ही नहीं करेंगे शुरुआत में, तो आपको कंपोर्ट से कनेक्ट करना ही पड़ेगा उन्हें, सभी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब इनको बनाने का मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बनती है, फिर आप अगर चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो। और जैसे ऑनलाइन है तो मुझे थोड़ा दिखाना पड़ेगा। ओके, ये 17 घंटे पहले आ गया, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, लैन में लैन की क्रिम्पिंग, यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ, 2 मिनट की वीडियो है, ठीक है, इसमें समझा भी देते हैं कैसे है। देखो ये कुछ डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, जैसे कि इसको बोला जाता है RJ45 जैक, ठीक है। ये 2 तरीके के आते हैं, एक आता है RJ11, एक आता है RJ45। RJ45 जो है हमारे लैन के अंदर यूज़ होता है, RJ11 जो है हमारे टेलीफोन वगैरह के अंदर यूज़ होता है, जो कि DSL बोलते हैं जिसे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ये छोटा सा क्या बोलते हैं, सो कटर या शार्पनर, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, उसके जैकेट को उतारने के लिए। नेक्स्ट आता है आपकी वायर है और आपका क्रिम्पिंग टूल है, ठीक है। क्रिम्पिंग टूल में भी आपको 2 पॉइंट दिख जाएंगे, एक RJ45 के लिए है और आपका एक है RJ11 के लिए। एक सेकंड, इसकी अगर आवाज़ कम कर दें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी आउटर जैकेट को रिमूव करना होता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी, क्योंकि अब ये देखो ये जो यूज़ कर रहा है ये कैट 5 केबल है, ठीक है। इसके ऊपर जो आउटर जैकेट होती है बहुत ही कमज़ोर होती है, अगर आपने ज़्यादा प्रेस किया तो ऑब्वियसली बात है अंदर वाली वायर कट जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद जितनी वायर्स इसके अंदर दी गई हैं उसको अनट्विस्ट करना है। अब अनट्विस्ट करने के बाद देखो केबल की कलर कोडिंग जो है जब आप लगा लोगे तो आपको हमेशा उसे लेफ्ट टू राइट की तरफ अरेंज करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, ठीक है, ध्यान देना है इसको। सेम कलर कोडिंग है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन एंड ब्राउन वाइट ब्राउन,
ठीक है, लेफ्ट टू राइट की तरफ हम लोग अरेंज करेंगे। और जब आपका RJ45 जो जैक है उसके जो दांत होते हैं ना गोल्डन कलर के जो भी है, वो आपके पिंस जो है वो फेस की तरफ होने चाहिए जब भी आप उसे करीब कर रहे हो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट रखना है और इसके फेस की तरफ होने चाहिए ये। और तब जाकर के आपको इसे इंसर्ट करना है थोड़ा हार्डली, ताकि ये अंदर जाकर के बिल्कुल अच्छे सामने की तरफ टकरा जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपने कलर कोडिंग सही लगाई या नहीं लगाई। ठीक है, देन अपने RJ45 क्लिपिंग टूल को लो और उसमें इंसर्ट करो, देन पंच कर दो। दैट्स इट। कम धक्का लगाओ ना तो केबल खराब हो जाए, फिर काटो वो आगे बड़ी बैग खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसको थोड़ा हार्ड प्रेस कर दो, और एक बार अगर ये प्रेस हो गया तो ये दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, इसको काटना ही पड़ेगा और ये खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल यहाँ पे करवा दूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कलर कोडिंग सब कुछ नहीं। बस ये है कि उसमें वायर की जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, इस वजह से जाकर के उसमें स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज मिलती है आपको। बिल्कुल। ओके, सो अब क्या रहेगा हमारा, क्या अब बारी आती है हमारी IP एड्रेस के बारे में। ठीक है, फाइबर की कि किस तरीके से वो बनती है, देखो उसके लिए मुझे वीडियो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उसका 2 लाख का जो डिवाइस होता है वो बहुत महंगा आता है वो डिवाइस ना। अच्छा, फाइबर केबल के एंड में कुछ लगता है, कुछ ऐसा लगता है वो कांच का जो छोटा सा लगाया जाता है पतला सा, कुछ ऐसा लगता है, जैकेट सा लगता है शायद, उसमें अलग से जैकेट लगाते हैं, जैसे फाइबर लगवाते हैं तो उसमें कुछ जैकेट लगाता है वो ऊपर से, जो पहले जैकेट है वो तो ठीक है, उसके बाद उसे थोड़ा हटाया जाता है। जहाँ वो DSL के अंदर जा रहा होता है ना, शायद वो कन्वर्टर लगाता है या कन्वर्टर लगाएगा ना। नहीं देखो मैं दिखाता हूँ अभी एक ना, अगर छोटा सा मैं बात करता हूँ फाइबर की, तो उसके अंदर जो वो निकलती है ना, वायर निकलती है, ठीक है, वो कांच की होती है। तो जिस उसको रख करके एक अलग से एक सिंगल वायर में कन्वर्ट किया जाता है, एक सिंगल पतली वायर में। ठीक है, मैं दिखाता हूँ देखो आपको। उसका शायद कुछ वो भी नापते भी हैं, कुछ वो नहीं नापते नहीं है उसे, मीटर नापना आता है नहीं। कुछ उसका। हाँ हाँ, उसको हीट करके ना, उसको खींच के ना बिल्कुल स्ट्रेट बनाया जाता है। वो हीटर का काम यही होता है कि उसको गर्म करेगा आपस में जोड़ने के लिए, उसके बाद जैसे ही वो जुड़ेगी उसको खींचेगा ताकि वो एकदम सीधी हो जाए। ठीक है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, ये कहने का मतलब होता है। ठीक है, इसी वजह से वो इतनी महंगी मशीन है। ठीक है, उसकी फोटो कलेक्ट करेगी, फिर उसको पढ़ेगी, फिर उसको जोड़ेगी, फिर तोड़ेगी, फिर जोड़ेगी, यही काम है उसका। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो वो करता है, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में, मैं दिखा दूंगा आपको। जैसे कि सिंगल मोड केबल होती है ना, ये मल्टीपल मोड केबल्स हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो हार्ड केबल बाहर से लेकर के आते हैं, इसको उसमें कन्वर्ट करना होता है इस वायर के अंदर। ठीक है, अब इस वायर को उस वायर से कनेक्ट करने के लिए बीच में उस डिवाइस को लगा करके, ठीक है, एक छोटी सी ना उसके ऊपर क्या बोलते हैं इसको, कांच की एक नली डाल देते हैं, मतलब पतली सी, बहुत ट्रांसपेरेंट सी होती है वो। ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए फिर उसके बाद एक बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। उसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए डिवाइस चाहिए होता है, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर। कनेक्शन या कनेक्टर डिवाइस ऐसे कुछ होता है ना, हाँ इस तरीके का वो डिवाइस होता है ना ये रहा। अब तो अलग ही बहुत छोटे आने लगे हैं, पहले तो अगर इसे चोरी करके लोग भाग जाते थे ना, बहुत मालदार हो जाते थे। मतलब बहुत महंगे आते थे ये। तो देखो ना, यहाँ से वो एक साइड की वायर निकाली, इस तरफ से दूसरी निकालेंगे। ठीक है, इसके बीच में वो डाल देंगे, एक छोटी सी पाइप डाल देंगे। ठीक है, प्लास्टिक टाइप का या फिर कांच जैसा होता है। फिर ये जो यहाँ पे फोटोज के यहाँ पे कैमराज लगे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, कैमरा लगे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो इसको देखेंगे और यहाँ पे हीट करेंगे इसको फटाफट से, और दोनों को आपस में जोड़ कर खींचा जाएगा। जैसे कि हम लोग करते हैं ना, कांच को जोड़ कर या प्लास्टिक को जोड़ कर खींचते हैं, वो लंबी हो जाती है ना, एक कांच की नली सी बन जाती है बहुत पतली सी। ठीक है, उसी तरीके से इसको खींच खींच के बनाया जाता है, ताकि बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, इसी वजह से। तो यही मेन फंक्शन होता है इसका, इसका और कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर ये अलग से डब्बा लगा देंगे ताकि ये ढक जाए, होता उसके अंदर वही है, और ये खाली बॉक्स होता है बस खाली।
ठीक है, फाइबर के अलग 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 मोड्स आते हैं, ये आप देख सकते हो। और मैं अगर दिखाऊं आपको बनाने का प्रोसेस क्या है, ये तो हम कर भी नहीं पाएंगे ना। हाँ बिल्कुल डिवाइस भी तो खाए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो मेकिंग प्रोसेस है। अपना रोल ओवर ये भी कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता। हाँ, रोल ओवर भी अब तो मार्केट से ही खरीद लेते हैं। Next बाई चांस time- बताने का इसलिए होता है कि अगर बाई चांस आपको नहीं मिलती है, ठीक है, ऑन द स्पॉट आप उसको रोल ओवर में कन्वर्ट करके अपना कॉन्फ़िगरेशन कर पर सकते एक हो। साइड पे HDMI चाहिए ना, या USB चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं है, यूएसबी चाहिए, RJ45 चलेगा बिल्कुल, दोनों तरफ से। ये भाई ऐड ही ऐड आते रहते हैं इसमें भी, इनको ही पैसे चाहिए। ये देखो, ये रहा, इतना बड़ा अटैची आती है इनके अलग से मशीन। ये बहुत टाइम लगाएगा, इतने में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। एक्चुअली कर दिया इसको थोड़ा सा। मेकिंग वो प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ, देखो अब ये इसका कटर है खुद का, ठीक है। अब ये कैंची से नहीं काट सकता, आप सोच रहे कि कैंची से काट देगा। कैंची में क्या होता है, ये बाल आ जाता है बीच में, ठीक है। इसका एक खुद का अलग कटर होता है फाइबर को काटने के लिए। इसके ऊपर देखो एक और लेयर है, कितनी लेयर्स होती हैं इसके ऊपर एक छोटे से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक को एक साइड में रख दिया, और देख सकते हो, ध्यान से देखो, बंदी कर दिया इसने, दिखाया है। अब यहाँ पे देखना है इसको मेन, अब ये ढंग से नहीं कटी ना, उसने एरर दे दिया, अब फिर से काटा उसे छील करके। गैप सेटिंग, ये देखो दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट जोड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे इसको हीट करके मिला देगा बस। और बीच में हल्का सा भी गैप आया, ठीक है, तो वो फिर से उसको बोलेगा काटने के लिए। बस ये इतना गर्म करा जाएगा, ये रही वो प्लास्टिक की शीट, इसको जा करके इसको गर्म करके उसे पेस्ट कर दिया जाएगा बस। ये कुछ है। हाँ, जुड़ गया आपस में कांच। बस ये प्रोटेक्शन लेयर है इसकी, जिसकी वजह से अगर बाई चांस पे धूल लग जाती है, इसी वजह से लगा जाता है, अगर बाई चांस धूल लग गई उसके ऊपर, ठीक है, तो फिर खराब हो गया मामला। फिर दोबारा बनाओ उसका। हीट, ये देखो गर्म करके जोड़ दिया आपस में, बस इतना सा खेल है इसमें। हालांकि मशीन महंगी है, बस आप मोमबत्ती और माचिस लेकर के नहीं जला के जोड़ सकते हैं इसे कुछ भी करके। हाँ, बस यही समझ लेना, ठीक है। चलो, अब इसके बाद मेरा आईपी एड्रेस का मेन जो हमारा टॉपिक है वो आईपी एड्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं उसको आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी के लिए जो है हम लोग राउटर्स के बारे में थोड़ा फंडामेंटल समझ लेते हैं, क्योंकि वो हो जाएगा जल्दी आराम से। मैंने कहीं ना कहीं रखा जरूर होगा। ये रखिए राउटर फंडामेंटल्स, ठीक है। बेसिक ऑफ राउटर फंडामेंटल्स में समझा देता हूँ आपको, ताकि आपकी थोड़ी आधी ज़्यादा थ्योरी खत्म भी हो जाएगी ना। अब सबसे मेन काम क्या होता है राउटर का, देखो पहली बात तो इसको राउटर बोलते हैं हम लोग सिर्फ इंडिया में ज़्यादातर, मेनली इसका नाम होता है रूटर, ठीक है, क्योंकि ये रूट को डिफाइन करने का काम करता है, रूटर बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मेन काम है यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। आईपी एड्रेस तो कोई भी कनेक्ट कर लेता है, लेकिन इसका काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, ठीक है। अब आईपी एड्रेसेस मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए नेटवर्क एड्रेसेस आपको पता नहीं होंगे, तो मैं आईपी एड्रेसेस आपको जब समझाऊंगा तो आपको नेटवर्क समझ में आ जाएंगे। बट मेनली समझना है कि इसका काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कम करना, ठीक है, ज्वाइन करना आपस में। और ये लेयर 3 डिवाइस है, लेयर 3 कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर, है ना।
तो ये लेयर 3 डिवाइस है, इसलिए नेटवर्क लेयर पे इंटरनेट के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसका काम होता है परफॉर्म राउटिंग, यानी कि एक पैकेट को दूसरे पैकेट तक, मतलब एक पैकेट को दूसरे नेटवर्क तक भेजना, ठीक है, राउटिंग के थ्रू। प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट्स बाय सिलेक्टिंग बेस्ट पाथ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली अगर मान लो कि आपको facebook.com खोलना है, ठीक है, facebook.com ओपन करना है, अब आप पैकेट भेज रहे हो, एक रूट के अंदर पड़ते हैं आपके 10 राउटर्स, ठीक है, दूसरे रूट में पड़ते हैं 5 राउटर। तो सबसे पहले राउटर ये चेक करेगा कि सबसे कम हॉप किस में आ रहे हैं, हॉप काउंट। तो उसने देखा 5 राउटर्स हैं, यहाँ से मेरा पैकेट जल्दी पहुंच जाएगा, तो उसने ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो कि 5 राउटर्स के अंदर ट्रैफिक लगा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा डेटा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरा जो नेटवर्क है वो थोड़ा धीरे पहुंचेगा, लेकिन उससे तो पहले पहुंच जाएगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, आ रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है, आपने गली के अंदर से निकाल रहा है, इसी तरीके से ये भी करेगा। तो ऑटोमेटिकली देखिए भाई ट्रैफिक लग रहा है तो दूसरे नेटवर्क से भेज देगा। फिर तीसरी कंडीशन बैंडविड्थ भी चेक की जाएगी, कि अगर मान लो कि जो हम लोग 10 राउटर से भेज रहे हैं, इसकी स्पीड है 10 Mbps, लेकिन इसकी स्पीड है 50 Mbps, 5 राउटर्स वालों की। ठीक है, चाहे ट्रैफिक लग रहा हो फिर भी वो भेजेगा जिससे 50 Mbps से भेजेगा, बैंडविड्थ भी चेक करेगा, समझे। तो वो सब चीज़ों को, सिचुएशन को मेंटेन करते हुए आपका सबसे बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करेगा और पैकेट को फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरीके के राउटर्स आते हैं, एक होता है फिक्स राउटर, दूसरा होता है मॉड्यूलर राउटर्स। फिक्स राउटर जिसके अंदर परमानेंटली फिक्स इंटरफेसेस होते हैं, इंटरफेस क्या होते हैं, लैन पोर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैंने आपको लिखवाया था, इथरनेट हो गया, फास्ट इथरनेट हो गया, गीगाबिट इथरनेट है, इन सभी को इंटरफेसेस बोला जाता है। तो फिक्स राउटर्स के अंदर जो हम घर में यूज करते हैं एडीएस से राउटर, उन्हें बोला जाता है फिक्स राउटर्स। आप चाह करके भी उसके इंटरफेस को चेंज करके कोई नया इंटरफेस में नहीं लगा सकते। जैसे मान लो कि आपका डी-लिंक का राउटर है घर में जो लगा हुआ है, 10 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता है उसका लैन, आपने क्या किया, उसको अनसोल्ड किया, धीरे धीरे अनसोल्ड किया, उसको निकाल लिया, आप गीगाबिट इथरनेट का पोर्ट लाया उसमें लगा दिया, वो फंक्शनलिटी काम ही नहीं करेगी। ठीक है, वो चीज़ नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो फिक्स है, जो उसने कंपनी ने बना के दे दिया वो बना दिया, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मॉड्यूलर राउटर्स के अंदर क्या होता है कि नॉट परमानेंटली फिक्स इंटरफेस, जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी, आप कार्ड परचेज करके लेके आओ, सिस्टम में इंसर्ट करो और वो उसकी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेगा। जैसे हमारे लैपटॉप्स में होता है, आपने 4 GB का लैपटॉप लेके आए, मार्केट में 16 GB रैम लगाए, फिर 20 GB रैम होगी आपकी। इसी तरीके से सिमिलर कंडीशन है कि राउटर्स में आपको कम इंटरफेसेस देखने को मिलते हैं, बट मॉड्यूल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर आप यहाँ पे सिस्को राउटर्स को सर्च करोगे, जैसे ये देख सकते हो, ठीक है, ये तो हालांकि स्विच है, कि यहाँ पे देखो 8 पोर्ट्स इधर दिए हुए हैं, 8 पोर्ट्स दिए हैं, ये 16 पोर्ट्स के आसपास का है। ठीक है, और बाकी 2 मॉड्यूल जो है वो खाली हैं। और कोई दिखाता हूँ अगर सही से दिख रहा हो तो, ये साफ दिख जाए ना, जैसे इसको देख सकते हैं हम लोग, है ना, चलिए इसको दिखाता हूँ, बड़ा कर लेते हैं इसको जूम। ये देखो आपको राउटर के अंदर कितने पोर्ट मिले, ये इसका बैक है, ये हो सकता है फ्रंट हो, इस तरीके से एक ही जुड़ा हुआ भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा है ना, मॉडल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो ये इसमें इतने पोर्ट्स हमें टोटल मिले हैं बस। अब मुझे क्या करेंगे, मार्केट में मुझे चाहिए भाई गीगाबिट इथरनेट पोर्ट, या फिर मुझे इसमें स्विच की फंक्शनलिटी डालनी है। ठीक है, मार्केट में जाऊँगा मैं 4 पोर्ट का मॉड्यूल खरीद लाऊंगा स्विच के लिए, स्विच मॉड्यूल। तो वो यहाँ पे आपको ये नेट उठाने पड़ते हैं, उसकी जगह पे 4 पोर्ट का मॉड्यूल लगा दिया, तो अब ये राउटर भी स्विच की परफॉर्म भी करेगा। ठीक है, या फिर मैं मार्केट में गया भाई गीगाबिट इथरनेट का पोर्ट दे दो, ठीक है, 4 पोर्ट का मुझे गीगाबिट इथरनेट या सिंगल पोर्ट का गीगाबिट इथरनेट का कार्ड ले आऊंगा, और सिस्टम में यहाँ से हटाया इसको और सिस्टम में लगा दिया। ठीक है, कोई भी कार्ड किसी पे भी इंसर्ट कर दो, आपका वो फंक्शनलिटी काम करना शुरू कर देगी। तो इसलिए इन्हें मॉड्यूलर राउटर्स बोला जाता है, मॉड्यूल्स इसके मार्केट में बहुत मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे जो सर्च करोगे कि भाई गीगाबिट इथरनेट मॉड्यूल इंटरफेस मॉड्यूल्स, तो आपको ये देखो कार्ड्स मिल जाएंगे इस तरीके की। ब्रांड टू ब्रांड भी होता है ना? हाँ, ब्रांड टू ब्रांड वो उससे भी सपोर्ट करता है कि भाई कौन से का, जैसे यहाँ NIM लिखा हुआ है ना इन्होंने, तो ये उसी को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करता है या ब्रांड टू ब्रांड पे ही जाएगा, जैसे सिस्को का है हाँ, तो सिस्को का सिस्को पे ही काम करेगा, बिल्कुल जूनिपर का ही काम करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 8 पोर्ट्स का है, ये कौन से गीगाबिट इथरनेट स्विच पोर्ट्स हैं, लिखा है ना, स्विच पोर्ट। तो अब ये लेके आएंगे तो आपके राउटर के अंदर ही 4 स्विच के पोर्ट हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो वो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप बड़ा मॉडल भी खरीद के ला सकते हो।
ठीक है, तो इसलिए ये बोला जाता है मॉड्यूलर राउटर्स। इसके बाद अगर इंटरफेसेस की बात करें तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। आप दो तरीके के कंपोनेंट आपको राउटर के अंदर देखने को मिलते हैं, एक होता है इंटरनल कंपोनेंट और एक्सटर्नल कंपोनेंट। इंटरनल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लैश मेमोरी देखने के लिए। फ्लैश मेमोरी जिसका काम होता है होल्ड iOS। iOS की फुल फॉर्म क्या है? इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मेन काम क्या होता है, जैसे हमारे सिस्टम के अंदर सी ड्राइव होती है ना लैपटॉप के अंदर, उसी तरीके से राउटर्स के अंदर फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है, जिसका मेन पर्पज है सिर्फ iOS को होल्ड करके रखना। उसके बाद आता है DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका मेन पर्पज है सिस्टम में जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, उन्हें होल्ड करके रखना। जैसे कि हमारे सिस्टम के अंदर रैम होती है, हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो रैम के अंदर सेव होता रहता है कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, जब हम उसे परमानेंटली स्टोरेज एरिया में सेव नहीं करते तब तक के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर DRAM काम करती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन थर्ड रैम आती है आपकी, थर्ड मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, NVRAM। ये परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है राउटर का। अब 3 स्टोरेज एरिया होगा इसके अंदर, लेकिन कंप्यूटर के अंदर 2 ही होते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हमारे सिस्टम में रोम भी होती है, बायोस होता है ना, तो ये बायोस की तरह आप समझ लो, ठीक है। ये आप समझ लो कि भाई रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रैम की तरह, और ये परमानेंट स्टोरेज एरिया हार्ड ड्राइव। इस तरीके से समझ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रोम। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी। इसका मेन पर्पज होता है सिस्टम को जब स्टार्ट हो रहा है ना, उस तरीके से उसको सिर्फ चेक करना कि भाई उसमें कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है, सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, फंक्शंस काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या हार्डवेयर अच्छे से काम कर रहा है, ये चीज़ चेक करना। सबसे पहले स्टार्ट होता है पोस्ट। पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अपने आप को चेक करेगा, सारे कनेक्टिविटी चेक करेगा। देन उसके बाद बूटस्ट्रैप मोड को स्टार्ट करके और iOS को सर्च करना शुरू करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर उसको मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम को स्टार्ट कर देगा नॉर्मल वे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं मिलता है तो कंडीशन क्या होगी, रोम मॉनिटर मोड स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम के ऊपर, रोम मॉनिटरिंग मोड। इसका मतलब होता है ट्रबल शूटिंग करना, वो चेक करेगा भाई दिक्कत क्या आई है सिस्टम के अंदर। इफ अगर उसको दिक्कत फाइंड आउट नहीं होती है, वो किसी पर्पज से उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली मिनी iOS स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम में एक अल्टरनेटिव फाइल रखी होती है मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसको स्टार्ट करेगा और आपको रिकवरी मोड में ले जाएगा, तो आप राउटर को रिकवर कर सकते हो। ये ROM का फीचर राउटर में भी होता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपको वही है, लैन पोर्ट्स मिल जाएंगे देखने के लिए, 10 100 MBps की। मेमोरी भी होती है, फिजिकल हाँ, मेमोरी भी होती है, वो NVRAM होती है। NVRAM एक अलग से कार्ड डलता है उसके अंदर। तो क्या हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं? एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अभी कितने की पड़ रही है, आई थिंक 256 MB के आसपास की आ रही है आजकल के टाइम पे, 256 MB की NVRAM। NVRAM हाँ, राउटर के लिए आई थिंक इतना ही है अभी, या अभी बढ़ भी गई हो तो। मैक्सिमम एक बार देख लेता हूँ NVRAM कितने मैक्सिमम है। तो राउटर की प्राइसिंग जो है वो NVRAM के बेसिस पे आती है या राउटर की कंडीशन के बेस पे आती है कि आप कौन सी उसका राउटर ले रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर मेमोरी तो उसके अंदर आपकी स्टार्टिंग मेमोरी मिलेगी 64 MB, 64 MB तक की मिल जाती है स्टार्टिंग मेमोरी, ठीक है। मैक्सिमम एक तो बैंडविड्थ हुई, एक तो उस बेसिस में आएगा राउटर की कॉस्टिंग। बैंडविड्थ तो हमेशा आपकी इंटरनेट पे डिपेंड करती है ना, राउटर पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा कुछ तो नहीं LAN है के ऊपर उतना डिपेंड करती है support करना बैंडविड्थ। चाहिए, जैसे कि अगर मेरे पास 2 Gbps का स्पीड आ रही है, हाँ, तो राउटर भी उसको कंपैटिबल होना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। बस ये राउटर सिर्फ कैपेबिलिटी डिपेंड करती है। मान लो कि नेटवर्क के अंदर 15 अगर राउटर हैं, 20 राउटर्स हैं, ठीक है, 10-20 राउटर रखे हुए हैं आपने, और आप राउटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपस में जो कम्युनिकेशन करेंगे ना, उसके पैकेट को स्विच करना, मूव करना, उनके ऊपर डिपेंड करता है। डाटा ट्रांसफर रेट, बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करेगा राउटर की परफॉर्मेंस, उसके बेसिस में उसके बेसिस, हाँ बिल्कुल उसके बेसिस पे कॉस्टिंग आती है। NVRAM का भी उसमें है। उसमें सिर्फ प्रोसेसर और रैम का फर्क पड़ता है, DRAM का, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का, उससे रिलेटेड फर्क पड़ता है। अगर NVRAM की बात करें तो ये सिर्फ एक साइज है, ठीक है, कि भाई इतना आप डेटा स्टोर कर सकते हो उसके अंदर बस। जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क जो है ना, हार्ड डिस्क पे आपका डिपेंड नहीं करता सिस्टम की स्पीड, आपकी सिस्टम की स्पीड मेमोरी और आपकी CPU पे डिपेंड करती है। सिमिलर कंडीशन राउटर के साथ में भी होती है। उसमें कोई ऐसा मेमोरी मतलब मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क तो कुछ होती नहीं है राउटर में। हाँ, इसलिए उसको हार्ड डिस्क को बोला जाता है NVRAM, ठीक है। DRAM बोला जाता है रैम को, और रोम जो है वो आपकी हो जाती है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक SSD समझ लो कि आपने सिस्टम में SSD लगाई हुई है, हार्ड डिस्क लगाई हुई है, रैम लगाई हुई है, समझ रहे, उस तरीके से काम करता है। डेटा किस टाइप का स्टोर करते हैं? जो आप कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हो, लाइक IP एड्रेस डालना, उसमें राउटिंग परफॉर्म करना, ठीक है, आप चाहते हो कि एक पैकेट किससे की जाएगा, उसके क्लॉक रेट सपोर्ट करना, वो सब कॉन्फ़िगरेशंस राउटर के अंदर सेव होती हैं। उसके लिए मैक्सिमम मतलब कि कितना मतलब कि MB नॉर्मल मैक्सिमम देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 1 KB की अगर फाइल बना रहे हो तो 1 KB की फाइल में आप 1000 डेटा रख सकते हो ना, 1000 बाइट,
के आसपास डेटा रख सकते हो। तो उसी तरीके से उसके अंदर भी वो सिर्फ टेक्स्ट है, ऐसा नहीं कि आपने उठा कर मूवी डाल के रख दी, वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम एमबी रैम, हाँ ऑब्वियसली ये कह सकते हैं आप। तो बेसिकली कहने का मतलब कि इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है वो एमबी रैम में होती है। हाँ मैक्सिमम साइज 16 से लेके 256 केबी का दिखा रहा है यहाँ पे। केबी नहीं है मैम भी होना चाहिए। 64 एमबी की तो मैंने देखी हुई है, 128 केबी तो बहुत कम हो जाता है। 2 केबी इन साइज। ये हो सकता है कि इसमें डेटा कैपेसिटी इतनी मैक्सिमम अभी तक कोई कर पाया हो, लेकिन उसकी मेमोरी तो एमबी में ही आती है। आप कार्ड दिखा दूंगा मैं आपको निकाल करके सिस्को राउटर की ना, 64 एमबी का ही लगा हुआ है आई थिंक उसके अंदर भी, एमबी में ही होती है। देखना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम अभी चल रही है। ठीक है ना, 4 एमबी अप टू मैक्सिमम 16 एमबी। अच्छा ओके ओके ओके, हाँ सही कह रहा है ये। मैं फ्लैश मेमोरी की ही बात कर रहा हूँ, वो एमबी में आती है, ये वो फ्लैश कार्ड ही होता है जिसको फ्लैश मेमोरी इसके अंदर। मैं भी उसी की ही बात कर रहा हूँ। हाँ तो फ्लैश मेमोरी पे डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम साइज बढ़ता रहता है। हाँ वो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे उसका साइज बढ़ता रहता है, इस वजह से उसका काम करता है वो। तो स्टोरेज मतलब फ्लैश मेमोरी में होगी। हाँ जो मेमोरी बेसिकली दोनों कैपेसिटी उसी में काम कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैंने कार्ड निकाल लिया, फ्लैश मेमोरी निकाल ली, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी दी गई है आपको, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चलेंगी, और जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो इसमें चली जाएंगी आपके एनवीआईएम के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो ये भी आपकी वहीं पे एक फाइल मतलब एक चिप लगी हुई होती है सिस्टम के अंदर, वहीं पे जाकर स्टोर हो जाती हैं। लेकिन ये इसको हम बढ़ा और घटा सकते हैं अलग से। फ्लैश मेमोरी जो इनमें है वो है फ्लैश मेमोरी बिल्कुल, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन फ्लैश मेमोरी फिजिकल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल के ऊपर। एक्सटर्नल में आपका मिल जाता है वैन इंटरफेसेस, लैन तो आपको पता ही है। ठीक है, वैन इंटरफेस मिल जाता है आपको, सीरियल इंटरफेस। अब सीरियल इंटरफेस के ऊपर आप ज़्यादा जैसे आप आईएसपीज वगैरह कम्युनिकेशन करते हैं ना, एक आईएसपी दूसरे आईएसपी से कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो भी ज़्यादातर वैन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही काम करते हैं। तो वैन इंटरफेसेस का यूज़ किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, इसमें यहाँ पे सीरियल केबल्स लगी थी हैं अलग से, सीरियल केबल। फिर आता है आपका लाइन इंटरफेस में आप अगर रिमोट कंट्रोल्स की बात करें, रिमोटली कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें राउटर को, तब ये चीज़ यूज़ होती है इसके अंदर। एक क्वेश्चन है पूछिए। हमारा जो हम लोग कौन सा था वो रोल ओवर केबल और ये अपना जो अपने सीरियल केबल ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो सीरियल केबल है वो क्या राउटर टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। रोल ओवर केबल सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होती है, जैसे मैं आपको दिखा, हाँ कंसोल लेने के लिए। सीरियल जो केबल है वो सिर्फ वैन कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब अगर मेरे को एक राउटर से दूसरे राउटर पे कनेक्टिविटी करनी है, एक राउटर को दूसरे राउटर पे ओवर द वैन इंटरफेस कनेक्ट करना है मुझे। यानी कि मान लो एक आईएसपी के पास 10 राउटर्स लगे हुए हैं, वो चाहे तो वो क्रॉस ओवर से कनेक्ट कर सकता है सभी को, लेकिन जब आपको बारी आएगी एक एयरटेल को एक जियो से कनेक्ट करने की, तो उस कंडीशन में वैन केबल यूज़ होगी, उस कंडीशन में सीरियल केबल यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी सीरियल केबल वर्सेस कोर राउटर्स। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती हैं, बड़ी बड़ी सी केबल्स। ठीक है, ये कनेक्टिविटी करवाती हैं। तो अगर मैंने एक लेयर का एयरटेल का, एक लेयर का जियो का, है ना, या रिलायंस का समझ लीजिए, और मैंने एक राउटर पे डाला उसको, एक राउटर पे डाला उसको, और दोनों को मेरे को बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है, तो सीरियल केबल लगेगी। तो सीरियल केबल लगेगी, बिल्कुल लगेगी। दोनों राउटर के बीच में हम सीरियल केबल ही लगाएंगे। ठीक है, देन आते हैं लाइन के ऊपर। लाइन में आपके आ जाते हैं कंसोल। कंसोल पता है आपको, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सॉरी रिमोट नहीं, लाइन कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है, बट राउटर को कॉन्फ़िगर करना होता है इसमें। ठीक है, पीसी को राउटर से कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करना। देन आते हैं एसएसएच। एसएसएच मतलब होता है सिक्योर शेल। ठीक है, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होता है ये भी, बट सिक्योरली वे में। ठीक है, फिर आता है टेलनेट। टेलनेट एक अनसिक्योर वर्जन ऑफ एसएसएच है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अगर कभी कभार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई एसएसएच और टेलनेट में क्या डिफरेंट है। ठीक है, एसएसएच बेसिकली ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, और सॉरी टेलनेट जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। एसएसएच अभी लाइव है, यानी कि अभी के टाइम पे करंट टेक्नोलॉजी है। बट कंडीशन क्या है कि एसएसएच के अंदर जो भी डेटा होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है, और जो टेलनेट है उसके अंदर डेटा जो है वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है। इस वजह से अटैकर्स जो है टेलनेट का डेटा बहुत आराम से देख सकते हैं, बट एसएसएच का नहीं देख सकते, वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। यही बेसिक साइज में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आ जाए अगर ऑक्सिलरी की बात, एसएसएच को डिकोड किया जा सकता है क्रिप्टोग्राफी
हाँ वो तो अलग बात, वो तो कर ही सकता है। अगर यूसेज करेगा किसी के राउटर में एंटर करने के लिए तो वो टेलनेट पे वो एसएसएच का भी यूज कर सकता है, कीज अगर मिल जाती है तो एसएसएच का भी यूज कर सकता है, तो मैं कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, ऑक्सिलरीज की अगर बात करें तो वैन कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है, यानी कि अगर आप ओवर द इंटरनेट अगर कहीं कम्युनिकेशन करके और राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ओवर द इंटरनेट, लाइक मान लो मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं मुंबई के राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो मेरे को वैन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ऑक्सिलरी पोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे होता है? राउटर के अंदर एक ऑक्सिलरी पोर्ट होती है, आप डायरेक्टली वैन जो इंटरनेट आया ना आपका, उस ऑक्सिलरी पोर्ट में लगा दो, एक आईपी पे कॉन्फ़िगर कर दो उसके ऊपर, तो उसके लिए हमें हाँ स्टैटिक आईपी एड्रेस डाल दो, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर एसएसएच के थ्रू भी होता है, एसएसएच में आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने पड़ते हैं, ऑक्सिलरी में आपको सिर्फ आईपी एड्रेस के बेस पे कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। लेकिन ऑक्सिलरी की जरूरत तभी पड़ेगी जब हमें रिमोट एरिया से रिमोट एक्सेस करना होगा, अदरवाइज कौन सा तो नॉर्मल लोकल में आप लोकल कंसोल यूज कर लो, एसएसएच भी यूज कर सकते हो, एलएन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कनेक्शन राउटर इन डिफरेंट केसेस। अब राउटर को आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो राउटर कनेक्ट करने के लिए आपको इथरनेट इंटरफेस अगर आप यूज कर रहे हो तो आप क्रॉस ओवर केबल यूज करोगे, अगर आप इथरनेट इंटरफेस यूज कर रहे हो तो। नेक्स्ट आता है राउटर को अगर राउटर से कनेक्ट करना है विद सीरियल इंटरफेस, तो आप यूज कर सकते हो 65 पिन का एक सीरियल केबल आती है, जो मैं अभी आपको दिखाई थी ब्लू कलर की, वो वाली आप यूज कर सकते हो। देन अगर आप राउटर को पीसी से कनेक्ट करना चाहते हो फॉर कॉन्फ़िगरेशन ओनली, तो आप इथरनेट इंटरफेस का यूज कर सकते हो और कंसोल केबल का यूज कर सकते हो। ठीक है, और साथ में अगर आप राउटर को पीसी से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो फॉर कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्रॉस ओवर केबल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, विद अगर आप एसएसएच से कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ना उस कंडीशन में, तो आप यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल यूज कर सकते हो। पीसी टू राउटर जो लिखा है ये एक्चुअली रोल ओवर केबल हो गया ना, यूजिंग कंसोल केबल। प्रिंटर कहाँ लिखा है मैंने इसमें? सॉरी पीसी टू राउटर, हाँ ये वाला ना, ये रोल ओवर हाँ ये रोल ओवर कंसोल केबल एक ही होती है। ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हो ओनली फॉर कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे अगर राउटर को पीसी से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग इथरनेट इंटरफेस के थ्रू, तो हमें क्रॉस ओवर केबल यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर कॉन्फ़िगरेशन ओनली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेलनेट और एसएसएच समथिंग, तो उस कंडीशन में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात आती है मल्टीपल पीसीज राउटर स्विचेस को अगर आप डिफरेंट केसेस में कनेक्ट करना चाहते हो, सभी राउटर डिफरेंट है, उस कंडीशन में आपको इथरनेट केबल यूज करनी है, स्ट्रेट केबल, क्योंकि सभी डिवाइसेस डिफरेंट है। क्रॉस केबल और क्रॉस ओवर केबल दोनों डिफरेंट है? दोनों सेम ही होती है, मीनिंग सेम ही है, बस नाम में बोल देते हैं क्रॉस ओवर या क्रॉस केबल। ठीक है, तो ये फाइल भी मैं आपको भेज देता हूँ, और वो फाइल जो मैंने बनाई थी आपको अब वो भी भेज देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईपी एड्रेस कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए।